हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी क्लास 10th कंसाइज केमिस्ट्री का स्टडी ऑफ कंपाउंड। दैट इज़ फर्स्ट कंपाउंड इज हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है HCl। इसका मॉलिक्यूलर मास है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का 35.5। आप इन दोनों को ऐड करोगे इट इज़ 36.5। जो HCl है स्टूडेंट, क्योंकि ये नॉन मेटल से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और क्लोरीन भी है, तो ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए ये जो कंपाउंड है दैट इज़ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये स्टूडेंट HCl के डॉट स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल डायग्राम है, किस तरीके से बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। HCl 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और क्लोरीन में अगर आपको 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आपको मालूम है फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड में 8 से मैक्सिमम नहीं आएंगे, 10 हो जाएंगे, और हमें फिल करने 17, नेक्स्ट शेल में जाएंगे 7। तो स्टूडेंट जब हम डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो जो हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 1 और क्लोरीन में 7 है। तो इसलिए आप हाइड्रोजन को यहाँ पर हम 1 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन में आप देखो आउटरमोस्ट शेल, मतलब ये न्यूक्लियस के क्लोज होगी, फिर ये उससे दूर और ये उससे दूर, तो आउटरमोस्ट शेल होगी ये KLMN, आपने शेल्स पढ़ी थी। तो इसके अंदर 7 वैलेंस है इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्लोरीन के ये 7 क्रॉस बना दोगे, 1 2 3 4 5 6 7। या तो आप इन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या क्रॉस से कर सकते हो, क्योंकि आपको विजिबल हो इसीलिए तो मैंने हाइड्रोजन का डॉट से रिप्रेजेंट किया है और क्लोरीन का क्रॉस से। तो हाइड्रोजन अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्लोरीन अपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, डुप्लेट मीन्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो ये क्या करेगा, अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर कर लेगा और ये अपनी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि आपको मालूम है आउटरमोस्ट शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, तो हाइड्रोजन का ओनली 1 है तो ये 1 शेयर कर लेगा। क्लोरीन क्लोरीन के पास 7 है और इसको ये चाहिए कि 8 हो जाए, तो ये 1 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो दोनों के पास आउटरमोस्ट शेल अब कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन के 2 हो गए और क्लोरीन के 8 हो गए। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में। हाइड्रोजन चाहता है कि उसकी शेल में 2 हो जाए। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब आता है ये ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में हम उनकी ऑर्बिट्स बनाते हैं। ऑर्बिट्स का मतलब शेल्स। जैसे कि हमको पता है द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल्स, जो कि इमेजिनरी होते हैं, लेकिन हमें पेपर पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उनको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 दैट इज इन द K शेल, क्लोरीन का 287 दैट इज KLM। तो ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की मैंने ये 1 शेल बनाई है। क्लोरीन की आपको 3 शेल्स बनानी है, तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मीन्स ये K है, ये L है, ये M है। तो स्टूडेंट जो आपको आउटरमोस्ट शेल बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट शेल और क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल आपस में टच करें, है ना। आप देखो फर्स्ट शेल टच नहीं कर रही, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। सेकेंड शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, और आउटरमोस्ट शेल जो है स्टूडेंट ये, तो इसमें आपके पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये इसने इसके साथ शेयर किया है, तो इस आउटरमोस्ट शेल में भी 8 हो गए और ये हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में 2 हो गए। तो स्टूडेंट जब आप ऑर्बिटल्स डायग्राम बनाओगे तो आप सारी शेल्स ड्रॉ करोगे। जैसे कि इसमें 1 थी और इसमें 3 थी तो आपने 3 शेल्स करी, किसी में अगर 4 होती तो आप 4 करते। लेकिन जब आप डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ही रखने हैं, और उनको आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि उनकी आउटरमोस्ट शेल में 8 या 2 हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे अक्रेंस। मीन्स हाइड्रोजन जो है HCl है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। उससे पहले कुछ साइंटिस्ट के नेम है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था इन द डिस्कवरी ऑफ HCl। सो ग्लोबल प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648 बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कॉमन सॉल्ट का आपको मालूम है फार्मूला NaCl, जो कि किचन में प्रेजेंट होता है, और उन्होंने उनकी रिएक्शन कराई थी कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। सो लेवेसियर नेम इट म्यूरेटिक एसिड, है ना। तो म्यूरेटिक एसिड का मतलब यहाँ पर ये था कि ये जो है सी सॉल्ट से प्रोड्यूस हो रहा था, और सी सॉल्ट आपको मालूम है सी में कौन सा सॉल्ट होता है मोस्ट अमाउंट में,
अदर सॉल्ट्स भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम NaCl होता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया था म्यूरेटिक एसिड। डेवी ने 1810 में इसको नेम दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कुछ डिस्कवरी हैं, मतलब ग्लोबर्स ने बनाया था 1648 में NaCl और कंसनट्रेट H2SO से। लेवोज़े ने म्यूरेटिक एसिड नेम दिया और डेवी ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा। अब जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है स्टूडेंट, वो मोस्टली एटमॉस्फेयर में नहीं होती है ना। अगर हम फ्री स्टेट में बात करें तो वो कुछ जहाँ पर वॉल्केनिक eruptions होते हैं तो वहाँ पर जो गैसेस होती हैं उनमें लिटिल अमाउंट में HCl गैस रिलीज होती है ना। फ्री स्टेट का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो अकेले, है ना, बिना किसी फैमिली मेम्बर के, बिना किसी फ्रेंड्स के, है ना, यानी कि कोई और आपके साथ में नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्री स्टेट। और जब आप स्टूडेंट ग्रुप में जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कहलाती है कंबाइंड स्टेट। मतलब जब हाइड्रोजन क्लोराइड अकेला ओनली वन ही है ना, और किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसने अमोनियम क्लोराइड बना लिया हो, तो वो कहलाएगी उसकी फ्री स्टेट। लेकिन जब वो दूसरों के साथ प्रेजेंट होता है ना, तब वो कहलाती है उसकी कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में कहाँ होता है, वॉल्केनिक इरप्शन में, और दूसरा हमारे स्टमक में जो होता है मैमल्स के, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। दैट उसका वर्क क्या होता है, मीन्स फूड को सॉफ्ट करना, डाइजेस्ट करना, है ना, और जो जर्म्स बैक्टीरिया है उनको किल करना। तो HCl हेल्प इन द डाइजेशन किसके, मैमल्स मीन्स एनिमल्स एज वेल एज इन आर ह्यूमन बॉडी, है ना, as well as in free state in the volcanic eruption. In combined state, it present like it react with ammonia, it form the ammonium chloride or other compound. Now we will come on the general methods of preparation of hydrogen chloride gas. तो फर्स्ट मेथड है बाई सिंथेसिस। तो स्टूडेंट सिंथेसिस होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंथेसिस में जब टू एलिमेंट्स डायरेक्टली ऐड होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस यानी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या लेना है, मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन करती है क्लोरीन के साथ, यानी कि टू गैसेस लेना है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट विल गिव द 2HCl। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, इनडायरेक्ट का मतलब डिफ्यूज सनलाइट होनी चाहिए। डिफ्यूज जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं जैसे गिलास, कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं जैसे कोई वुड है, कुछ होती हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आपको लेनी है वो डिफ्यूज सनलाइट लेनी है, मीन्स थोड़ी कह सकते हैं कि लिटिल अमाउंट में जो सनलाइट हो, जो इनडायरेक्ट मेथड से आ रही हो, वेज से आ रही हो, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज सनलाइट, है ना। सो द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इन डायरेक्ट सनलाइट। अगर हम इस रिएक्शन को करवाते हैं स्टूडेंट तो डायरेक्ट सनलाइट में ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगी यानी कि हार्मफुल होगी। और अगर कोई कहता है साइंटिस्ट के हम इसको नाइट के टाइम में करवाते हैं जब सनलाइट नहीं हो, तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? यस, आंसर है रिएक्शन हो जाएगी लेकिन बहुत कम होगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। मतलब आप 3 4 5 6 आवर्स लगा रहे हो और बहुत मीन्स स्मॉल अमाउंट में आपको HCl मिला। तो ये तो आपको ध्यान रखनी है, एरो पर कंडीशन लिखनी है H2+Cl2 और कंडीशन है डिफ्यूज सनलाइट इट विल गिव द 2HCl। अगर डायरेक्ट होगा यहाँ पर तो एक्सप्लोसिव होगी और अगर डार्क होगा तो नेग्लिजिबल होगी। अब कोई स्टूडेंट आता पूछता है कि सर क्या हम इसको नाइट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर इसका मतलब? तो नहीं, इसका आंसर है कि हम नाइट में प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन हमें उसके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज एक्टिवेटेड कार्बन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन इन द डार्क, है ना। इस एक्टिवेटेड कार्बन का फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी। तो हाइड्रोजन जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होगा और जल्दी जल्दी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2HCl बनाएगा। सेकेंड है बर्निंग जेट्स ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स यू नो दैट ये जो जेट्स हैं या हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो बर्न करता है क्लोरीन के साथ एटमॉस्फेयर से एंड इट फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक मेथड ये है। नाउ सेकेंड मेथड है बाय हीटिंग मेटेलिक क्लोराइड। मेटेलिक क्लोराइड का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी कि हमें एक मेटल लेना है और एक क्लोरीन लेना है, उसको बोलते हैं मेटेलिक क्लोराइड। यानी कि जैसे कि NaCl है, CuCl2 है, तो यहाँ पर जो Na है और Cu है वो है मेटल और क्लोरीन लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए इन सॉल्ट्स को बोलते हैं क्लोराइड, है ना। तो मेटेलिक क्लोराइड की हम कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हैं, जैसे NaCl कंसनट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर लेस देन 200 होना चाहिए, इट विल फॉर्म द NaHSO4 प्लस HCl। और अगर यही रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तब आपको यहाँ पर 2NaCl प्लस H2SO4 लेना है अबव 200 डिग्री सेल्सियस, Na2SO4 बनेगा प्लस HCl। CuCl2 प्लस H2SO4 हीट करने पर CuSO4 प्लस HCl। ये ध्यान रखना डाइल्यूट के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता,
तो यहाँ पर हमने लेना है कंसनट्रेट। कंसनट्रेट कॉपर क्लोराइड रिएक्ट कर, मतलब कॉपर क्लोराइड कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन डाइल्यूट के साथ नहीं करेगा, क्योंकि डाइल्यूट में क्या है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, HCl, मॉलिक्यूलर मास 36.5, कोवेलेंट कंपाउंड है, डॉट स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल डायग्राम करने हैं, है ना। किन साइंटिस्ट ने दिया था, ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था, लेवेथे ने म्यूरिएटिक एसिड कहा, डेवी ने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा, है ना। फ्री स्टेट में वॉल्केनिक इरप्शन में होता है और गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, हेल्प इन द डाइजेशन। फर्स्ट मेथड बाई डायरेक्ट सिंथेसिस, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन कराएं, और जो एरो पर हमें लेना है, यानी कि जो कंडीशंस है वो डिफ्यूज सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोसिव होगा और डार्क में नेग्लिजिबल होगा। अगर हमें डार्क में करवानी है तो हमें एक्टिवेटेड कार्बन लेना होगा, जिसका काम होगा कि ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करे, जिससे कि उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। बर्निंग जेट में जब हाइड्रोजन बर्न करती है क्लोरीन के साथ, इट फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड मेथड है बाई मेटेलिक क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इसमें स्टूडेंट हमें पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमने लिया है, क्यों लिया है और क्या कंडीशंस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला है लेबोरेटरी में के लिए क्या चाहिए हमें, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टेंट्स क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद आप फिगर देखो 8.1। तो इसमें स्टूडेंट ये एक स्टैंड है जिसमें हमने यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क, मतलब एक फ्लास्क लिया है जो कि राउंड है लेकिन फ्लैट है बॉटम से, है ना। इसमें हमने एक कॉर्क लगाई है जिसमें 2 होल्स हैं। वन ये थिसिल फनल है जहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और यहाँ हमने पीसेस लिए हैं NaCl के, और इस थिसिल फनल के एंड को हमने यहाँ डिप करना है। फिर यहाँ पर सेकंड जो होल है उससे हमने गैस पास डिलीवर करने के लिए एक ट्यूब लेनी है जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, और इसका एंड भी हमें कंसनट्रेट H2SO4 में डिप करना है। फिर हमने यहाँ पर एक और डिलीवरी ट्यूब लेनी है जिसको हमें इस जार में जिसमें एयर है उसमें हमें फिल करना है। तो स्टूडेंट आते हैं कि पहली चीज़ हमने क्या चीज़ें ली हैं, सोडियम क्लोराइड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने सोडियम क्लोराइड क्यों लिया है, दूसरा कोई और मेटल क्लोराइड क्यों नहीं लिया, जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड क्यों नहीं लिया, क्या रिएक्शन नहीं होगी। तो क्वेश्चन का आंसर है हाँ, रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन वो जो है एक्सपेंसिव होते हैं, तो जो HCl प्रोड्यूस होगा उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए हमें सोडियम क्लोराइड लिया है हमने, क्योंकि यहाँ इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड इज चीप एंड देयरफॉर इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl ओवर द मेटल क्लोराइड, यानी कि अदर मेटल क्लोराइड के रेस्पेक्ट में हम NaCl यूज़ करते हैं क्योंकि ये चीप है। सेकेंड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है, हमने और भी एसिड पढ़े हैं जो कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है, लाइक नाइट्रिक एसिड और HCl, लेकिन हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और HCl स्टूडेंट क्या होते हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो आपको मालूम है HCl खुद एक गैस है यहाँ पर, और अगर हम HNO3 ले लेंगे तो वो भी क्या होगा, वेपर्स बनाएगा, तो दोनों के वेपर्स मिक्स हो जाएंगे और उनको सेपरेट करना ईजी नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसलिए हमने क्या लिया है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पूछा जाए क्यों लिया है, क्योंकि ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो इसका आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl, क्यों, बिकॉज इट इज़ वॉलेटाइल एंड मे वॉलेटिलाइज अलॉन्ग विद द एसिड, यानी कि ये भी वेपर्स बनाएगा और HCl भी वेपर बनाएगा, दोनों के वेपर्स मिक्स हो जाएंगे और उनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होगा, है ना, ईजी नहीं होगा। तो हम क्यों अपनी मेहनत को बढ़ाएं, इसलिए अच्छा है कि हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें जो कि वेपर्स ही नहीं बनाएगा। अब जो वेपर्स हमें ऑब्टेन होंगे वो ओनली ऑब्टेन होंगे HCl के, ठीक है। इस तो स्टूडेंट, और HCl जो हमें मतलब जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है वो हमें थिसिल फनल से लेना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, इसका जो एंड है ना वो पूरा कम्प्लीटली इसके अंदर डिज़ोल्व होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। अगर ऊपर रह जाएगा, है ना, यहाँ तक अगर होगा तो क्या होगा, जो HCl गैस है वो यहाँ से भी निकलने लगेगी। एक तो क्या है, डिलीवरी ट्यूब ही दी गई है किस लिए, जिससे HCl गैस यहाँ से पास हो, लेकिन अब क्या होगा, अगर ये ट्यूब ऊपर होगी तो वेपर्स तो यहाँ से भी निकल सकते हैं। इसलिए अगर इसका एंड कम्प्लीटली डिप्ड होगा तो आपको मालूम है जो वेपर्स बनेंगे HCl के, वो ओनली, क्योंकि ये तो अब पूरी तरीके से डिप है तो यहाँ से तो इसकी अब एंट्री होगी नहीं, तो अब ये यहाँ से निकल कर कंसनट्रेट H2SO4 में जाएंगे, और इस ट्यूब का एंड भी कंसनट्रेट H2SO4 में होना चाहिए डिप्ड, अदरवाइज वो वेपर्स फिर एयर में चले जाएंगे। अब डायरेक्टली अगर एयर में चले गए बिना पास हुए कंसनट्रेट H2SO4 से, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि जो कंसनट्रेट H2SO4 है वो हमने यूज़ किया है फॉर द ड्राइंग
और प्यूरिफिकेशन ऑफ द गैस, है ना। अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 में अगर पास नहीं करेंगे तो गैस जो होगी वो मॉइस्ट होगी, है ना। इसलिए हमने क्या करना है, कंसनट्रेट H2SO4 लेना है एज अ ड्राइंग एजेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जो ये जो फ्लास्क है ये राउंड बॉटम नहीं होना चाहिए, है ना, फ्लैट बॉटम। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखिए 2 टाइप्स की फ्लास्क हैं, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, यानी कि ऐसा है फ्लैट है। अगर यही मैं इसको कर्व्ड कर दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क। तो दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इन दोनों में बेटर कौन है, तो जो राउंड बॉटम फ्लास्क हम लेंगे वो हाई टेम्परेचर के लिए लेंगे, और जो फ्लैट बॉटम है वो हम लो टेम्परेचर के लिए लेते हैं। तो इससे क्या होगा सर, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है जब हम लैब में बना रहे हैं तो हमको ये श्योर करना है कि हमारा फ्यूल ज़्यादा नहीं लगे। अगर आप फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेते हो तो क्या होगा कि उसमें फ्यूल ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि राउंड बॉटम फ्लास्क हाई टेम्परेचर के लिए होते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओगे इट मीन्स फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमें कैसा लेना है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेना है। तो यहाँ पर NaCl के पीसीज हैं, यहाँ से कंसनट्रेट H2SO4 आ रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ से HCl के वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं जो कि हम ड्राई कर रहे हैं बाई पासिंग इन इनटू द कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 है वो ड्राइंग एजेंट है ना। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है स्टूडेंट वो हमको कितना रखना है ना। इस रिएक्शन को करवाने के लिए स्टूडेंट टेम्परेचर जो होता है वो लेस देन 200 होता है ना। सो 200 पर क्या होगा, NaCl, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और सोडियम की वैलेंसी यानी कि 1 है, तो 1 सोडियम 1 हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर सकता है। तो ये बनाएगा NaHSO4 प्लस HCl, है ना। और यही रिएक्शन स्टूडेंट अगर आप हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो जो दोनों हाइड्रोजन है H2SO4 के वो दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे, यानी ये 2NaCl प्लस H2SO4 इट विल गिव Na2SO4 प्लस 2HCl। तो हमको HCl तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्या होगा, मतलब हाई टेम्परेचर पर क्या हो सकता है कि जो ग्लास सेपरेटर्स है वो ब्रेक हो सकता है ना। तो हमको ये ध्यान रखने प्रिकॉशंस यहाँ पर। एट हाई टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस द एपरेटस विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास में क्रैक, है ना, क्रैक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, और जो फ्यूल उसके अंदर है, जो सब्सटेंस है उसके अंदर, वो सारी जो होंगी गिर जाएंगे। तो यानी कि जो उसके अंदर जो अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसका सारा मटेरियल वेस्ट होगा। और दूसरा जो सोडियम सल्फेट बनाए ना स्टूडेंट, वो हार्ड क्रस्ट बना लेगा, यानी कि इस फ्लास्क के अंदर, जो कि आसानी से रिमूव नहीं होगी, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव। इसलिए क्या होगा कि हम उस एपरेटस को दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि एक हमने एपरेटस लिया है तो वो एक ही बार यूज़ हो पाएगा, दूसरी बार के लिए हमें फिर से नया परचेज़ करना पड़ेगा, तो ये खामखा कॉस्ट इंक्रीज़ कर देगा HCl की। तो ये चीज़, तो प्रिकॉशंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो पहला कि लोअर एंड ऑफ थिसिल फनल मस्ट बी डिप्ड इन कंसनट्रेट H2SO4, यानी कि इसका जो एंड है ये डिप्ड होना चाहिए। दूसरा, डिलीवरी ट्यूब शुड बी डिप्ड इन द ड्राइंग एजेंट दैट इज कंसनट्रेट H2SO4, जिससे कि गैस ड्राई हो जाए। और टेम्परेचर मेंटेन जो होना चाहिए नियरली 200। हाई टेम्परेचर पर मैंने आपको बता ही दिया कि एपरेटस क्रैक हो जाएगा, फ्यूल वेस्टेड हो जाएगा, और एक हार्ड क्रस्ट डिपॉजिट हो जाएगी सोडियम सल्फेट की। तो स्टूडेंट यहाँ ये इसका प्रोसीजर है, हम रीड करते हैं। तो प्लेस सम कॉमन सॉल्ट इन अ फ्लास्क, और आपको मालूम है फ्लास्क जो होना चाहिए वो फ्लैट बॉटम होना चाहिए। एंड पोर कंसनट्रेट एसिड थ्रू द थिसिल फनल, ये फनल जो है वो थिसिल फनल है। रिएक्शन प्रोसेस स्लोली इन कोल्ड, यानी कि लो टेम्परेचर पर, मीन्स लेस देन 200। ऑन हीटिंग द मिक्सचर जेंटली दिया द एफरवेरेंस, मीन्स एफरवेरेंस क्या होते हैं, जो गैस के बबल्स किसी लिक्विड से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि लिक्विड में से निकल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं एफरवेरेंस। HCl गैस इज इवॉल्व इन अ कंट्रोल्ड मैनर, है ना। दिस गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द वॉशर बॉटल कंटेनिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हम इस बॉटल से पास करेंगे जिसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, एंड इट इज़ कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इन अ जार। और इसकी केमिकल रिएक्शन ये होंगी, NaCl H2SO4 लेस देन 200 टेम्परेचर, एक ही सोडियम रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को, NaHSO4 बनेगा प्लस HCl। यही रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पर हो रही होगी स्टूडेंट, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन यानी 2Na 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, Na2SO4 बनाएगा प्लस HCl। अब स्टूडेंट इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने कंसनट्रेट H2SO4 ही क्यों लिया ड्राइंग एजेंट, अदर भी तो हमने पढ़े थे 9th में, लाइक P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्विकलाइम। तो यहाँ इस क्वेश्चन पर आते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl गैस, इट इज़ ड्राइड बाय पासिंग कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए हाउ द HCl गैस इज प्यूरिफाई और ड्राई, तो आपको लिखना है बाय पासिंग थ्रू द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अदर ड्राइंग एजेंट्स हमने क्यों नहीं लिए। द अदर ड्राइंग एजेंट्स लाइक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्विकलाइम कैन नॉट बी यूज्ड
क्यों? तो आपको रीज़न लिखना है बिकॉज़ दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे, जैसे P2O5 + 3HCl इट फॉर्म POCl3, जिसका नेम है फॉस्फोरस ऑक्सी। P मीन्स फॉस्फोरस, O मीन्स ऑक्सी एंड क्लोराइड यानी कि यहाँ पर क्लोरीन है, प्लस 3HPO3। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा 2HCl से, इट फॉर्म CaCl2 प्लस H2O। तो स्टूडेंट इन रिएक्शंस को आपको, क्योंकि ये ना तो प्रिपरेशन में है ना प्रॉपर्टीज़ में है, स्टूडेंट इन रिएक्शंस को करते ही नहीं है और एग्ज़ाम में ये कंप्लीट द फॉलोइंग कर कर आ जाती है। तो फिर वो परेशान होते हैं, कहते हैं अरे सर ये तो हमने किया ही नहीं था, जो हम पढ़ कर जाते हैं वो तो आते ही नहीं है ना। तो इसलिए इन रिएक्शंस को आप, चूँकि यहाँ पर हिडन है, आप इनको कंप्लीट करोगे, है ना। सो ये बेस है, ये एसिड है, इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, है ना। इस तरीके से भी कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है, मेटल ऑक्साइड, और ये HCl एसिड है, इट प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दो रिएक्शंस आप करोगे कि क्यों हमने अदर ड्राइंग एजेंट्स क्यों नहीं लिए। फिर कलेक्शन, हाउ वी विल कलेक्ट द गैस। तो आपको मालूम है, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था हाइड्रोजन चैप्टर में, कि गैसेज जो होती हैं वो दो तरीके से कलेक्ट होती हैं, या तो वाटर पर या एयर पर। तो वाटर पर वो कलेक्ट होती हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होती हैं वाटर के अंदर, यानी कि इनसॉल्युबल होती हैं। और अगर कुछ रिएक्शन अगर एयर के साथ कुछ एक्सप्लोजन कर रही हैं तो वो कलेक्ट नहीं होती एयर पर, है ना। तो हाइड्रोजन क्या करती थी कि एयर के साथ में एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म करती थी, इसलिए हाइड्रोजन को हम कलेक्ट करते थे वाटर पर, और क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल भी नहीं मतलब सॉल्युबल भी नहीं होती थी, तो इसलिए। तो यहाँ पर ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो HCl गैस है वो मतलब वाटर पर कलेक्ट नहीं होगी, इट इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। अब रीज़न कि क्यों नहीं हो रही है, तो आपको लिख देना है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो ये एक्वस सॉल्यूशन बना लेगी HCl का, दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर ये कलेक्ट कैसे होती है, तो आपको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, है ना। ये लिखना है क्यों, क्योंकि ये हैवियर देन एयर होती है। जैसे स्टूडेंट ये जो फ्लास्क है ना, ये आपको एयर मतलब ये एम्प्टी दिख रहा होगा, जैसे घर में होते हैं ना ग्लास, वो खाली ग्लास रखा है तो हम उसको बोलते हैं अरे ये तो खाली है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है या कोई मिल्क नहीं है या कोई जूस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो खाली नहीं होता, उसके अंदर एयर होती है। तो ऐसे ही जब ये फ्लास्क है तो इसके अंदर एयर है जो कि हमको विजिबल नहीं है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम ऐड करेंगे, वो भी कलरलेस है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हैवियर है ना। क्योंकि अगर मैं इसकी वेपर डेंसिटी की बात करूँ, वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास का हाफ, यानी कि अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 36.5 है ना, जो आपने यहाँ देखा होगा 36.5, है ना। तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 18.25। और जबकि एयर की जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो है 14.4। तो आप देखो कौन ज़्यादा हैवी है, यानी कि ये इसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब आप इसको कलेक्ट करोगे तो HCl गैस नीचे बैठेगी क्योंकि हैवी है, और जो नीचे वाली एयर है इसको क्या कहेगी कि आप ऊपर जाओ, है ना। सो ये क्या कर रही है, एयर को डिस्प्लेस कर रही है, उसकी जगह से हटा रही है, कहाँ पर, ऊपर भेज रही है। सो इट इज़ डिस्प्लेस बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर से कहेगी आप ऊपर जाओ और खुद नीचे लोअर पोजीशन पर आ जाएगी। सो आप लिखो इट इज़ कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, और रीज़न पूछा जाए क्यों तो आप लिख दोगे बिकॉज इट इज़ हैवियर देन एयर। नेक्स्ट है इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो जब जार कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा HCl से तो ये फ्यूम्स निकलने लगेंगी जार के माउथ से, तो हमको ये पता चलेगा कि हाँ अब ये जार जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, अब इसमें कोई एयर नहीं है, ओनली क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एक्सपोज टू एयर इट गिव्स वाइट फ्यूम्स। तो जैसे कोई स्टूडेंट आप देख रहे हो कि कोई ग्राउंड है और वहाँ पर सडनली क्या हो कि वाइट फ्यूम्स निकलने लगे, तो आपके मन में फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि हो सकता है कि यहाँ पर कहीं आग लगी हो, कोई फायर हो, लेकिन आप देखो वहाँ पर कोई चीज़ जल भी नहीं रही, तो आपको कहोगे अरे ये तो मैजिक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो फ्यूम्स हैं वाइट फ्यूम्स वो किस गैस के हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब मॉइस्ट एयर में आती है, यानी कि एयर में आएगी, तो ये कैसे देगी, वाइट फ्यूम्स। क्यों देगी अब, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन एटमॉस्फेयर वाटर वेपर। देखिए अगर मॉइस्ट गैस का मतलब, मॉइस्ट एयर का मतलब कि उसके अंदर क्या है, वाटर वेपर्स हैं, तो ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, वाइट फ्यूम्स देगी। नेक्स्ट, in order to know that gas jar is full,
यानी कि अगर आपको पहले ही पता लगाना है कि ये फिल होने वाला है या नहीं, तो आप क्या करोगे, एक ग्लास रॉड लोगे। जैसे ये ग्लास रॉड है, ये डिप्ड करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक रिएजेंट होता है, NH4OH, है ना, वीक बेस होता है। तो वो ग्लास बॉटल में रखा होगा, रिएजेंट बॉटल में, तो आप उसको डिप करोगे, वो कलरलेस होता है। तो जैसे ये पेंसिल है, उसी तरीके से क्या होगा, वो ग्लास रॉड होगी, तो उस पर एक कलरलेस लिक्विड आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर जाओगे उस रॉड को, तो क्या होगा, वो वाइट फ्यूम्स देने लगेगी। यानी कि अब पहले से और ज़्यादा फ्यूम्स निकलने लगेंगे सडनली। तो ऐसा क्यों हुआ, तो HCl रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और इट फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड। और आपको मालूम है अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का सॉलिड होता है, पर यहाँ पर वेपर्स मिलेंगे, इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस वाटर, है ना, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। सो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस, प्रूविंग दैट द जार इज फुल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है। स्टूडेंट प्रिकॉशंस मैंने आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में कर दिए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो थिसल फनल का एंड है वो डिप्ड होना चाहिए। कंसंट्रेट H2SO4 की जो डिलीवरी ट्यूब है उसका एंड भी इसके अंदर डिप्ड होना चाहिए। और हमें हाई टेम्परेचर नहीं लेना, हाई टेम्परेचर पे एपरेटस क्रैक हो जाएगा, हार्ड क्रस्ट डिपॉजिट हो जाएगी, दैट इज़ सोडियम सल्फेट की जो स्टिक कर जाएगी ग्लास में, फ्यूल वेस्टेड हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल अपीयरेंस होता है जिसमें हम कलर बताते हैं, उसकी स्मेल बताते हैं, उसकी मास डेंसिटी, ये सब चीज़ें बताते हैं। और केमिकल, जब वो किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बनाती है, वो उसकी केमिकल नेचर कहलाता है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। तो इसका कलर देखते हैं। तो स्टूडेंट ये कलरलेस गैस होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। स्मेल पंजेंट चॉकिंग स्मेल होती है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया की। तो क्या होती है कि हम उसको फ्रेश एयर या प्लेजेंट स्मेल नहीं होती, पंजेंट चॉकिंग स्मेल होती है। टेस्ट जो होता है वो एसिडिक इन नेचर है, इसकी वजह से सारिन टेस्ट होता है। फिजिकोलॉजिकल एक्शन यानी कि इसके वेफर्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, इरिटेट करते हैं नोज़ को, थ्रोट्स को, लंग्स को, तो कॉरोसिव इन नेचर होती है। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवियर देन एयर, यानी कि मैंने बताया था आपको हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास यानी कि 18.25 होगी, है ना। और जो एयर की वेपर डेंसिटी होगी दैट इज़ 14.4, तो ये हैवियर देन होगी एयर से। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऐसी कोई वैल्यूज़ याद नहीं रखनी, लेकिन ध्यान रखना है कि नेगेटिव में होता है। लिक्विफिकेशन, यानी कि अगर हम इसमें हाई टेम्परेचर, क्योंकि गैस है तो आपको मालूम है गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और लो टेम्परेचर, तो ये लिक्विफाइड हो जाती है कलरलेस लिक्विड के अंदर। और जब ये आप प्रेशर रिलीज़ कर दोगे, है ना, और मतलब प्रेशर को रिलीज़ कर दोगे और टेम्परेचर को हाई कर दोगे, तो फिर से ये अपनी गैसियस स्टेट में आ जाएगी। सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये आपको पता था, इसलिए हम इसको कलेक्ट नहीं करते थे ओवर द वाटर, इट इज़ कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, है ना। वन वॉल्यूम कितना डिजोल्व कर सकता है, 552। HCl, जैसे मैंने बताया था, कोवलेंट कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है वो स्लाइटली है, इसलिए ये कैसा हुआ, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, है ना। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, यानी कि पोलर के अंदर तो हो गई, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर, बट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं एसीटोन और टोलिन, उनमें भी ये सॉल्युबल होगा। मतलब ये पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों में ही होगा। पोलर सॉल्वेंट स्टूडेंट वो होगा जैसे कि जिसके अंदर पोल्स हों, जैसे कि स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे वाटर। तो वाटर बना है H एंड OH नेगेटिव से, यानी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव से, तो ये कैसा होगा, पोलर, है ना। अगर हम बात करेंगे टोलिन की, है ना, टोल्यून स्टूडेंट ये होता है, यानी कि बेंजीन इनके ऊपर CH3 ग्रुप जोड़ता है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। एसीटोन जो थिनर होता है, यानी कि नेल पेंट रिमूवल जो होता है, उसमें भी ये सॉल्युबल होता है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये दो एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट टू शो दैट HCl इज़ हैवियर देन एयर, तो इसमें ये है कि ये क्या लिया है इन्होंने, एक जार लिया है, यानी कि आप ग्लास भी ले सकते हो, उसमें एक कैंडल को बर्निंग कैंडल को रखा है, और यहाँ पर HCl गैस को पास किया इसके माउथ से, तो क्या होगा, HCl हैवी है तो नीचे जाएगी, है ना। और जो नीचे की जो एयर है, क्योंकि आपको मालूम है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, तो ये कैंडल अपने आराम से जल रही है, इसको तो मतलब स्लोली एयर मिल रही है, यानी कि आपको मालूम है अगर आप हाई एयर दोगे, हाई स्पीड वाली, तो ये बुझ जाएगी। तो ये ग्लास में रखिए जिससे कि हाई स्पीड में नहीं आए और इसको थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे ये अपने अच्छे से जल रही है। लेकिन जब आपने HCl गैस किया तो क्या हुआ, एकदम से सडनली क्या होगा, HCl गैस नीचे जाएगी और एयर को ऊपर शिफ्ट करेगी, और ये कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी। जैसे ही आपने ऐड किया वैसे कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। तो
जैसे कि हैप्पी बर्थडे में होता है ना? तो इस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब HCl गैस गई तो उसने क्या करा, जो एयर थी इसके यहाँ पर लोअर पोज़ीशन पे, उस सब एयर को एक साथ ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया। उस फ़ोर्स की वजह से क्या हुई, ये कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई। सो इट कैन बी प्रूव बाय pouring द जार pouring द गैस इन अ जार, कौन सी गैस? HCl इन अ बर्निंग कैंडल, द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन होगी। बिकॉज क्यों हो गई? HCl बीइंग हैवियर ऑक्यूपाइज द लोअर पोर्शन ऑफ द जार, ये लोअर पोर्शन पे आएगी एंड फोर्सेज आउट द एयर ऑफ इट, और एयर को ऊपर फोर्स करेगी। ड्यू टू जिस फोर्स की वजह से क्या होगी, ये कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्रूव दैट HCl इज नाइदर कंबस्टिबल नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि अगर ये कंबस्टिबल होती तो ये भी जलने लगती, लेकिन ये बर्न नहीं हुई, ना इसने सपोर्ट किया। जैसे कि कंबस्टिबल और सपोर्ट ऑफ कंबशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो अगर हम बात करें तो गैस जो हाइड्रोजन होती है वो बर्न करती है ना? तो हाइड्रोजन क्या है? कंबस्टिबल है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कोई और चीज़ बर्न नहीं करती, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस नहीं बर्न करेगी, लेकिन सपोर्ट करेगी कंबशन को। तो HCl क्या है? HCl ना तो खुद बर्न करेगी, ना सपोर्ट करेगी कंबशन को। दोबारा समझ लेना स्टूडेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से। ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ आप बर्न कर रहे हो, जैसे पेपर है ना, कैंडल है, तो उसको क्या है? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या कर रही है? खुद नहीं जल रही, लेकिन सपोर्टर ऑफ कंबशन। अदरवाइज़ क्या हो कि आप अपने लाइटर रखो, तो पूरे एयर में अगर पूरे रूम में अगर ऑक्सीजन होगी तो वो फायर कैच कर लेगी, पूरे रूम में आग लग जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो मीन्स और जो ऑक्सीजन है वो कंबस्टिबल नहीं है, लेकिन सपोर्ट करती है कंबशन को। दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन खुद बर्न करने लगती है, लेकिन दूसरी चीज़ों को बर्न करने में हेल्प नहीं करती। तो हाइड्रोजन तो कंबस्टिबल है, लेकिन सपोर्टर नहीं है। पर HCl के केस में क्या है, ना तो ये खुद जलती है, ना ये सपोर्ट करती है कंबशन को। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ये स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, इसका नेम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू शो दैट HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि जो HCl गैस है वो हाईली सॉल्युबल है। तो अगर आपसे इसका अगर एक पॉइंट पूछा जाए कि क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आप पहला ये लिखोगे। दूसरा ये होता है कि HCl इज़ एसिडिक इन नेचर। तो अगर दो पॉइंट पूछे जाएँ कि इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या कंक्लूजन निकलते हैं, 2 पॉइंट्स लिखिए। तो आप ये लिख दोगे कि फर्स्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको देना है, यानी कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा एसिडिक इन नेचर। अगर एक पूछा जाएगा तो आपको फर्स्ट वाली लिखना है, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कभी-कभी क्या होता है, ये डायग्राम बनकर आता है और आपको यहाँ पर ABCD लिख दी जाती है, तो आपको उनकी लेबलिंग करनी होती है, बताना होता है A ये है, HCl, B ये जेट ट्यूब है, ये ड्रॉपर है, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ये। तो स्टूडेंट पहले हम इस फिगर को समझते हैं। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, स्टूडेंट एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है इन्वर्टेड, यानी कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क है बड़ा सा, उसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया है। इसमें एक कॉर्क फिट करिए जिसके अंदर 2 होल्स हैं, है ना? जिससे कि अगर हम इसमें कुछ गैस फिल करें तो वो बाहर नहीं निकले। तो इसमें जो कॉर्क है उसमें 2 होल्स हैं, 1 फॉर ड्रॉपर। ड्रॉपर आपने देखा होगा जब आप छोटे होगे तो कुछ जो सॉल्यूशंस वाली मेडिसिन होती होगी तो वो आप ड्रॉपर से लेते होगे, क्योंकि आप मेडिसिन तो खा नहीं सकते थे जब, है ना? इतना आपको में मैच्योरिटी नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी। तो मम्मी पापा क्या करते थे, माउथ से वो ड्रॉपर से वो लिक्विड डाल देते थे। और दूसरा ये जेट ट्यूब। जेट ट्यूब क्या होती है? ऑर्डिनरी ट्यूब स्टूडेंट ये इस तरीके से होती है ना? जिसका जो अगर हम कहें डायमीटर ऊपर और नीचे से इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायमीटर ऊपर तो कम है और नीचे ज़्यादा है, जिससे क्या हो कि ज़्यादा लिक्विड जाए और कम लिक्विड इसमें से निकले फोर्स के साथ, है ना? तो ये जेट जैसी होती है, जैसे जेट्स होते हैं, है ना, उस शेप में कॉनिकल आगे, तो ये कहलाती है जेट ट्यूब। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, उसके अंदर आपने HCl गैस फिल करनी है कम्प्लीटली, यानी जब तक फिल करनी है तब तक कि जार पूरा फिल ना हो जाए, है ना? और उसके बाद आपको ये कॉर्क लगा देनी है जिसमें 2 होल्स हैं, 1 है ड्रॉपर के लिए। इस ड्रॉपर में आपको वाटर फिल करके रखना है पहले से ही, है ना? इस तरीके से आप प्रेस करोगे और जब आप छोड़ोगे वाटर आ जाएगा, आप इस तरीके से उसमें लगा दोगे और ये फिर हो जाएगी जेट ट्यूब, है ना? इस जेट ट्यूब को आप फिट करोगे और दूसरा एंड जो होगा इसका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डिप करोगे, है ना? ये जार जो होगा स्टूडेंट आपको खाली दिख रहा होगा, क्योंकि HCl का कलर ही नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ये जार क्या होगा, पूरी तरीके से फिल होगा। इसके अंदर हाई प्रेशर होगा HCl गैस का। अब स्टूडेंट हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है ड्रॉपर से। जैसे ही आप ड्रॉपर प्रेस करोगे वैसे क्या होगा, वाटर निकलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगी। जो HCl गैस इस जार में है वो इसके साथ रिएक्ट करेंगी और लिक्विड बना लेंगी, यानी कि HCl एक्वस बना लेंगी और वो लिक्विड यहाँ आ जाएगा,
है ना, या नीचे फिल हो जाएगा। अब क्या होगा कि जार जो पूरी तरीके से पहले फिल था, जैसे कोई हम ट्यूब को पूरी एयर से फिल कर देते हैं, अब क्या होगा यहाँ पर गैप हो गया, क्योंकि कुछ गैस जो थी वो रिएक्ट कर गई और वो लिक्विड के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि लिक्विड हैवी होता है तो वो यहाँ पर नीचे कलेक्ट होने लगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि गैस की वजह से ही तो प्रेशर था। अब गैस वाटर के साथ रिएक्ट कर गई तो अब यहाँ पर खाली जगह आ गई, है ना, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर क्या था, पहले यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ क्या था, कम। अब क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम हो गया और यहाँ प्रेशर ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जाने लगेगा। लेकिन अभी भी जार के अंदर गैस है, तो ब्लू लिटमस जब ये आएगा तो गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो उसको किस में चेंज कर देगी, रेड में। तो यहाँ से आपको ये एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ब्लू लिटमस पेपर तो जा रहा है, आप इस कलरलेस ट्यूब से देखोगे कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो रेड कलर का फाउंटेन्स निकल रहा है। जैसे आप देखते हो ना फाउंटेन में, आप जिस कलर का सॉल्यूशन लो वही निकलता है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या है, डिफरेंट कलर्स के सॉल्यूशन निकल रहे हैं, कि ब्लू तो जा रहा है लेकिन निकल कैसा रहा है, रेड। तो स्टूडेंट मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपको क्या लेना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है जो कलरलेस हो, उसमें आपको HCl गैस पूरी तरीके से फिल करनी है, उसके बाद कॉर्क फिट कर देनी है। कॉर्क में आपको एक मतलब कॉर्क के एक होल में आपको ड्रॉपर लेना है जो कि वाटर से फिल हो, दूसरे में जेट ट्यूब लगानी है ना। आपको एक्सपेरिमेंट और उस जेट ट्यूब के दूसरे एंड को ब्लू लिटमस में डिप करना है। अब एक्सपेरिमेंट आपको स्टार्ट करना है बाई प्रेसिंग द ड्रॉपर। जैसे ही आप ड्रॉपर प्रेस करोगे वाटर रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा तो HCl गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से ब्लू लिटमस जाने लगेगा सॉल्यूशन और यहाँ से रेड कलर में निकलने लगेगा। तो यही इसका ऑब्जर्वेशन है। टेक अ ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड विद HCl गैस, जिसके अंदर फिल्ड हो विद HCl गैस के साथ। एपरेटस को अरेंज कर लें एज शोन इन द फिगर। वन माउथ ऑफ द फ्लास्क फिक्स अ रबर स्टॉपर, है ना, विथ 2 होल्स, यानी कि ये जो माउथ है इसमें क्या होनी चाहिए, एक रबर स्टॉपर लेनी है, कॉर्क लेनी है जिसमें 2 होल्स हों। थ्रो 1 होल्स पास द लॉन्ग जेट ट्यूब, यानी कि पहले से क्या होनी है, एक लॉन्ग जेट ट्यूब पास होनी है। थ्रू द अदर होल्स पास द ड्रॉपर विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी ड्रॉपर रखना है जिसमें वाटर हो। पुट द जेट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब इसका जो एंड है वो किस में डिजोल्व करना है, ब्लू में। अगर आप स्टूडेंट रेड लोगे तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस ऊपर भी रेड ही रहेगा, क्योंकि HCl रेड को तो ब्लू में चेंज नहीं करती, तो वो रेड ही रहेगा। प्रेस द ड्रॉपर, अब आती है इसकी वर्किंग पर। प्रेस द ड्रॉपर, इट सीम्स दैट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंटर इनटू द जेट ट्यूब विद अ ग्रेट फोर्स, से आने लगा फॉर्मिंग अ रेड फाउंटेन। अब ये ऐसा हुआ क्यों, इसका रीज़न, सो as the water goes into the flask from the dropper, HCl gas present in the flask dissolve due to the high solubility। जैसे ही वाटर गया वो उसके साथ रिएक्ट कर गया और HCl गैस वाटर के साथ सॉल्युबल होने लगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर जो फ्लास्क के अंदर था वो डिक्रीज कर गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा था। सो द आउटसाइड प्रेशर इज बीइंग हायर पुशेस द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनसाइड, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन अंदर जाने लगा थ्रू द जेट ट्यूब। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको 2 पॉइंट प्रूव करता है, पहला हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड दूसरा ये जो HCl गैस है वो एसिडिक इन नेचर है। फिर हमें ये नोट पढ़ना है, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्यूम्स करती है मॉइस्ट, है ना, एंड फॉर्मिंग द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर कोई मॉइस्ट गैस है तो वहाँ पर सडनली क्या होगा, वाइट फ्यूम्स अपने आप, यानी कि सफ़ेद धुआं अपने आप निकलने लगेगा। तो आपको लगेगा ये मैजिक है, ये मैजिक नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, HCl गैस उस मॉइस्चर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है जो कि वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज HCl गैस की। तो पहला है कंबस्टिबल, तो मैंने ये बताया था ये गैस जो होती है वो नाइदर कंबस्टिबल नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ना तो खुद जलती है ना सपोर्ट करती है कंबशन को। तो टोटल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट वो 4 है। तो पहली प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो, मेरे टिप्स पर याद करो। पहली है कंबस्टिबिलिटी, यानी कि इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, रादर इट एक्सटिंग्विश द बर्निंग स्प्लिंटर। अगर कोई स्प्लिंटर को बर्न कर रहा है किसी जार के अंदर तो क्या करेगी, उसको एक्सटिंग्विश कर देगी, उसको बुझा देगी। सेकंड प्रॉपर्टी है थर्मल डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन का मतलब जब पोलर कोवलेंट कंपाउंड अपनी आइंस के अंदर यानी कि सेपरेट होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन, यानी कि ये ब्रेक हो रहा है। तो सिंथेसिस में हमने पढ़ा था H2 और Cl2 डिफ्यूज सनलाइट में HCl बना रहा था, अब हमें HCl को ब्रेक करना है हाइड्रोजन और क्लोराइड में। तो स्टूडेंट यहाँ पर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मोर देन 500 होना चाहिए। तो आप ध्यान रखोगे जैसे एक 500 का नोट होता है तो वैसे ही 500 टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, HCl गैस ब्रेक हो जाएगी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी है
यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल्स। क्या होगा अगर ये HCl गैस मेटल्स के साथ रिएक्ट करने लगेगी? तो मेटल दैट कम बिफोर हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग क्लोराइड व्हेन हीटेड विद HCl एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। यानी ये कह रहे हैं कि जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, जैसे हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, यानी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो सब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं HCl से। नहीं, सोडियम है तो 2Na प्लस 2HCl, तो सोडियम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एंड फॉर्म द NaCl प्लस H2। ऐसे ही 1 कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, सो Ca प्लस 2HCl इट फॉर्म CaCl2 प्लस H2। ऐसे ही Mg रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा HCl के साथ MgCl2 प्लस H2। आयरन रिएक्ट करेगा FeCl2 प्लस H2, यानी कि मेटल क्लोराइड बनाएंगे। यानी कि ये जो सॉल्ट्स हैं सारे के सारे वो स्टूडेंट किस कैटेगरी के, क्लोराइड के, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। तो जब भी अगर हमें कोई सॉल्ट मिल रहा है जिसके लास्ट में क्लोरीन है तो उनको हम बोलेंगे क्लोराइड। अगर लास्ट में अगर सल्फेट मिल रहा है तो उनको, यानी कि SO4 मिल रहा है तो उनको बोलेंगे सल्फेट, वो H2SO4 से प्रोड्यूस होते हैं। अगर लास्ट में नाइट्रेट मिल रहा है सॉल्ट में लाइक NaNO3 तो वो क्या होगा, वो कहलाएंगे नाइट्रेट और वो हमको ऑब्टेन हो रहेंगे HNO3 से। नेक्स्ट है लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद अमोनिया। तो क्या होता है स्टूडेंट, इट कंबाइंस विद अमोनिया टू फॉर्म वाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जैसे ये अमोनिया गैस है NH3 और ये HCl गैस है NH3 HCl, तो NH3 प्लस HCl इन दोनों को ऐड करो तो नाइट्रोजन तो बन रहा, हाइड्रोजन 4 हो गया और क्लोरीन 1 हो गया, सो इट फॉर्म द NH4Cl, है ना। तो इससे ये जो रिएक्शन है ना स्टूडेंट 2 तरीके से पूछी जाती है। पहला ये है, राइट डाउन द रिएक्शन इन विच 2 गैसेस कंबाइन एंड फॉर्म द सॉलिड। तो आप लिखोगे NH3, ये भी कलरलेस होती है, HCl एंड इट इज फॉर्मिंग द वाइट सॉलिड। यानी कि ये आपने 9th में भी पढ़ी होगी, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच स्टेट्स चेंजेस। तो देखो ये गैस है, ये गैस है, अब ये किस में चेंज होगी, सॉलिड में। दूसरी तरीके से स्टूडेंट ये ऐसे पूछता है कि राइट डाउन द रिएक्शन इन विच एसिडिक गैस रिएक्ट विद बेसिक गैस। सो एसिडिक गैस जो है वो हमारी HCl है, बेसिक गैस जो है वो हमारी अमोनिया है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी तो ये वाइट सॉलिड बनाएंगी, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आप नेक्स्ट टॉपिक देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन क्लोराइड का भी फॉर्मूला HCl है और हाइड्रोक्लोरिक का भी फॉर्मूला HCl है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसकी कुछ रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डाइल्यूट के साथ हैं जो आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ी थी, लेकिन कुछ न्यू और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कंसनट्रेटेड की। तो स्टूडेंट जैसे मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मूला HCl है और हाइड्रोजन क्लोराइड का भी फॉर्मूला HCl था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हमें पता चलेगा कि हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं और कब हमको पता चलेगा कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें आप देखिए HCl 3 फॉर्म्स हैं, HCl गैस, HCl लिक्विड और HCl एक्वस। तो आप इनको समझिए, HCl गैस मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, जो हमने पढ़ा था दैट हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl गैस। जब आप इसको आप हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर कूल करोगे तो स्टूडेंट इट विल कन्वर्ट इनटू HCl लिक्विड, है ना, दैट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना होता है तो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों जो फॉर्म हैं ये विदाउट वाटर है, मतलब इसमें वाटर ऐड नहीं है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे आपको मालूम है अल्कोहल लिक्विड होता है, पेट्रोल लिक्विड होता है, लेकिन क्या उसमें वाटर होता है, नहीं। तो इसी तरीके से HCl लिक्विड है, तो ये HCl गैस लिक्विड में कब चेंज हुआ, जब हमने उसको हाई प्रेशर दिया और टेम्परेचर लो दिया। तो इसमें स्टूडेंट वाटर नहीं होगा, जब तक इसमें वाटर नहीं होगा तो ये कोई एसिडिक एक्शन शो नहीं करेगा। मतलब ये दोनों जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसको रेड में चेंज नहीं करेंगे, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ये आप बात ध्यान रखोगे, HCl गैस और लिक्विड कोई एसिडिक एक्शन शो नहीं करते। नाउ हम आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो HCl का एक्वस सॉल्यूशन उसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl गैस या लिक्विड प्लस वाटर, है ना। जब इसको वाटर मिलता है स्टूडेंट HCl को, तभी अपना एसिडिक एक्शन शो करता है, इट प्रोड्यूस द H3O पॉजिटिव आइन। और जब H3O पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस हो जाती हैं तो ये अपना एसिडिक एक्शन शो करता है, मीन्स इट टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड। इट नाउ स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप डिस्टिल वाटर में अगर HCl गैस अगर पास करोगे तो इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाउ इट विल कंडक्ट द करंट, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बुक। 8.6 heading हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिजॉल्व इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। जैसे मैंने आपको बताया था
द कोवलेंट कंपाउंड आयोनाइजेस इन वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। मतलब ये आइंस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? बिकॉज इट इज़ द पोलर कोवलेंट कंपाउंड, है ना। नॉन पोलर वो होते थे जिनमें जो दो एलिमेंट्स होते थे उनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती थी, जैसे कि H2, N2, O2। लेकिन जब एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम है, तो उस केस में स्टूडेंट जो कंपाउंड फॉर्म्ड होते थे वो होते थे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर HCl प्लस वाटर, तो ये H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव combines with water and form the H3 पॉजिटिव आइंस प्लस Cl नेगेटिव। तो जो एसिडिक एक्शन है या जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है स्टूडेंट, वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब इस पर ये दो जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनके आंसर्स याद रखने हैं। पहला, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नहीं ड्राई नॉट मॉइस्ट, है ना, जिसमें विदाउट वाटर, एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइंस। ये मैंने अभी आपको बताया था। जैसे आप यहाँ देखो, HCl मीन्स ड्राई HCl और HCl लिक्विड विदाउट वाटर, है ना, ये आइंस प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे। हैंस डू नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड शोइंग नॉन एसिडिक करेक्टर ऑफ ड्राई गैस, है ना। जब तक वाटर नहीं होगा तब तक कोई भी एसिड होगा वो अपना एसिडिक एक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड ड्राई HCl गैस, हाँ, लिक्विफाइड मीन्स दिस फॉर्म HCl लिक्विड एंड ड्राई HCl गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करती? रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आइंस, आप चाहो तो हाइड्रोनियम आइंस भी लिख सकते हो। इट शो कोवलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। तो ये बात है, ये इसके आयोनिक नेचर को नहीं बताता, ये बताता है इसके कोवलेंट नेचर को। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, द गैस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन टोलिन। तो टोलिन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे अल्कोहल है, लिक्विड है, तो हम उसमें कुछ चीज़ें डिजोल्व करा सकते हैं, जैसे आयोडीन को डिजोल्व करा सकते हैं, क्लोरोफॉर्म है, लिक्विड है ना, बेंजीन है, तो ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। तो ये जो HCl गैस है ना, तो स्टूडेंट जैसे हमने पढ़ा था कि ये पोलर सॉल्वेंट में भी डिजोल्व हो जाती है और नॉन पोलर में भी। सो इट नाइदर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट एक केमिस्ट्री में टर्म्स होती है लाइक डिजोल्व्स लाइक, है ना, जो जैसा होगा वो उसमें ही डिजोल्व होगा। जैसे कि इन शॉर्ट पोलर कंपाउंड्स, यानी कि जिनमें पोल्स हैं या जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो डिजोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट, यानी HCl है पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, अमोनिया है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी, है ना। नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे, जैसे कि अल्कोहल है, बेंजीन है, पेट्रोल है। यानी कि एक एग्जाम्पल होता है, जैसे आप एक थर्माकोल का पीस लो, तो वो जो है वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का। अगर आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन आप उसको पेट्रोल में डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बना लेगा। तो यानी कि थर्माकोल तो सेम है, वो भी एक लिक्विड है वाटर, और पेट्रोल भी एक लिक्विड है, लेकिन वो उसके अंदर सॉल्युबल हो रहा है क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम नेचर के हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हैं, जबकि वाटर और थर्माकोल वो सेम नेचर के नहीं हैं। तो लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब जैसा कंपाउंड होगा वो उसमें डिजोल्व होगा। लेकिन केमिस्ट्री में अब बात चलती है एक्सेप्शंस की। अगर जब तक एक्सेप्शंस की बात नहीं हो केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। तो HCl जो है वो पोलर कंपाउंड है, तो वो डिजोल्व होती है वाटर में एज वेल एज नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी डिजोल्व होती है। तो टोलिन एक काइंड का जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि नॉन पोलर होता है। तो हाइड्रोजन उसके अंदर डिजोल्व तो हो जाती है, लेकिन H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि हाइड्रोनियम आइंस प्रोड्यूस नहीं करती। और आपको मालूम है जब तक एसिड हाइड्रोनियम आइन प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक वो अपना एसिडिक एक्शन शो नहीं करेगा, ना ही वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर आते हैं। द गैस इज सॉल्युबल इन टोलिन, यानी टोलिन का फॉर्मूला होता है C6H5 एंड CH3, है ना। और इस तरीके से भी होगा ऑर्गेनिक में, आप देखोगे बेंजीन रिंग प्लस CH3 लगा होता है, इसको टोलिन बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ज़्यादा इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है टोलिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो इसके अंदर HCl गैस सॉल्युबल हो जाती है, बट इन दैट केस इट नाइदर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और रीजन आपको मालूम है, दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ H3O पॉजिटिव आइंस इन द टोलिन, यानी कि हाइड्रोनियम आइन टोलिन नहीं फॉर्म कर रहा। एंड दिस ऑल्सो अगेन शो दैट हाइड्रोजन क्लोराइड इज द कोवेलेंट कंपाउंड। तो स्टूडेंट इस पार्ट में आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर हम आते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लैब में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें,
ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस HCl है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। तो यानी कि इसमें क्या है कि हम HCl गैस को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर लें तो हमको एक्वस HCl मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता, यानी कि हम ऐसा नहीं कि जहाँ से HCl गैस फॉर्म हो रही है और हमने उसमें एक जो डिलीवरी ट्यूब ली और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, ऐसा ईज़िली नहीं होगा, क्योंकि जो रेट है डिसोल्यूशन की HCl की वो बहुत फास्टर है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन ऑफ HCl। मतलब जितनी देर में HCl गैस प्रोड्यूस नहीं होगी उतनी जल्द उससे ज़्यादा क्विकली जो है HCl डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में और फिर बैक सक्शन होने लगेगा, यानी कि पानी जो है वापस उल्टा जाने लगेगा और वो पहुंच जाएगा जनरेटिंग फ्लास्क में जहाँ पर HCl गैस फॉर्म हो रही थी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बॉयल H2SO4 रखा हुआ है और वाटर जब ऐड होगा तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और फ्लास्क और जो एपरेटस हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए HCl एक्वस फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस मतलब डिस्कवर किया, दैट इज़ द फनल अरेंजमेंट। तो हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले स्टूडेंट इसमें ये करना है, द गैस इज पास्ड इनटू द वाटर, जब तक हमें गैस पास करनी है, जब तक टिल अनटिल नो मोर गैस इज एब्सॉर्ब्ड, यानी कि जब तक गैस इसके अंदर डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। द प्रोडक्ट इज कंसनट्रेटेड, यानी कि प्रोडक्ट को हम कंसनट्रेट करेंगे और कंटेन अबाउट 36% HCl बाई द मास। और कब तक कंसनट्रेट करेंगे, जब तक कि उसके अंदर 36% HCl गैस प्रेजेंट हो, यानी कि अगर हम 100 ml अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर 36 जो परसेंट हो, 36 ml हो वो HCl गैस हो ना। स्टूडेंट इसका प्रोसीजर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो फनल अरेंजमेंट बना हुआ है ना, फनल आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में इस तरीके से बनी होती है जो कि फ़िल्टर करने के काम आती है प्रेसिपिटेट को या किसी सॉल्यूशन को। इसमें हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर फिट कर देते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट यहाँ रह जाता है और जो लिक्विड निकलता है वो यहाँ आ जाता है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो फनल है इसको हमने मतलब उल्टा करके लगा दिया है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फनल, है ना। अब ये हैंग नहीं है स्टूडेंट, तो ये जो कनेक्टेड होगी स्टूडेंट वो या तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी, क्योंकि देखो हम यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 से इसलिए पास कर रहे थे कि जिससे कि गैस जो है ड्राई हो जाए। अगर अगर हमको HCl बनाना है तो यानी कि मॉइस्ट भी चलेगा, मॉइस्ट HCl गैस को अगर हम वाटर में पास कर देंगे तो भी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर बैक सक्शन हो, यानी कि अगर यहाँ से वापस वाटर जाने लगे तो ये इसमें आ जाएगा और यहाँ पर ये हीट हो रहा है, तो वाटर और आपको एसिड की रिएक्शन मालूम है कि एक्सप्लोसिव होती है, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो ये सब ब्रेक हो जाएगा। ये आप चाहो यहाँ भी अगर कनेक्ट करोगे एयर की जगह, अगर आप यहाँ फनल लगा दोगे तो ये इधर भी आ जाएगा, ये भी एसिड है। तो इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं हम इसमें कि फनल अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं, नॉर्मल ट्यूब का यूज़ नहीं करते। देखिए स्टूडेंट ऐसे कि जैसे यहाँ पर HCl जनरेट हो रही है और हमने यहाँ पर जो है कलेक्शन जो कर रहे हैं हम वो एयर की जगह जो है हम किस में कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं। तो यहाँ से ये फॉर्म्ड होगी और यहाँ से HCl गैस आएगी और वाटर के अंदर डिजॉल्व होगी, है ना। और इस तरीके से क्या होगा, HCl गैस वाटर के अंदर मिक्स होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर लेगी। तो ये जो फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हैंग नहीं कर रहा, ये कनेक्टेड है एपरेटस से। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट देखिए यहाँ 4 डायग्राम दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है, करेक्ट वन कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ HCl गैस वहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी और यहाँ आ रही है ना। और ये जो है इन्वर्टेड फनल लगी हुई है स्टूडेंट, है ना। इस फनल को आप क्या करोगे, ओनली रिम पर यानी कि सर्फ अंदर तक नहीं डिजोल्व करोगे, ओनली सरफेस पर, जिससे कि थोड़ी सी ये डिजोल्व होती रहे, जिससे HCl गैस जो है वो यहाँ से इसमें वाटर में आ जाए। अदरवाइज अगर आप ऊपर और रिम मतलब फनल और वाटर लेवल के बीच में अगर गैप छोड़ोगे इस तरह से, तो क्या वो HCl गैस यहाँ से निकल जाएगी, क्या वाटर में जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसलिए आपको इतना डिजोल्व करना है कि सरफेस तक डिजोल्व हो जाए, जिससे कि HCl गैस जो आया है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाए। और क्योंकि हाईली सॉल्युबल है, जैसे ये वाटर में जाएगी क्विकली ये डिजोल्व हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये पीछे वाला फिगर जो था वहाँ से ये HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है और ये वाटर में जा रही है। यहाँ अगर हम, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा कि जब ये जाएगी तो डिजोल्व हो जाएगी। अब जो HCl गैस बन रही है उसमें टाइम लग रहा है और ये डिजोल्व हो गई, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ प्रेशर कम हो गया, यहाँ कोई गैस है नहीं, तो वाटर क्या होगा स्टूडेंट, अब यहाँ से यहाँ उल्टा जाने लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कूलर के टैंक में अगर पानी फिल कर रहे हैं, है ना, हमने एक
उसको नल से कनेक्ट कर दिया टैप से, और हमने पानी ऑन कर दिया, पाइप लगा के कूलर भरा जा रहा है। अब वो जब टैंक पूरी तरीके से भर जाता है, उसके आप बाद क्या करो, पाइप को उस टैंक में छोड़ दो और वहाँ से आप पीछे नल में से पाइप हटा दो। तो स्टूडेंट क्या होगा कि अब पानी जो है कूलर के टैंक में से बाहर जाने लगेगा, उल्टा जाने लगेगा वापस। तो यही होता है बैक सक्शन, कि यहाँ पर बैक फोर्स होने लगा, यानी कि यहाँ जाने लगा। अगर मैं इस फनल को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दूंगा तो स्टूडेंट क्या होगा, ये सारा पानी नीचे तक का पीछे चला जाएगा। पीछे का मतलब कहाँ चला जाएगा, जनरेटिंग फ्लास्क में जहाँ HCl रखा हुआ है। और HCl के साथ जब ये वाटर रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एपरेटस ब्रेक हो सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो ये चीज़ें होंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिम तक डिसॉल्व करते हैं। तो रिम से क्या होता है कि कुछ वाटर, थोड़ा वाटर इसमें जाता है, और फनल इसीलिए ही लगाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पर फनल लगाने के दो पर्पज़ हैं, एक तो प्रिवेंट करना है बैक सक्शन को, और दूसरा प्रोवाइड करना है लार्ज सरफेस एरिया, नहीं जिससे कि जल्दी से क्विकली वाटर जो HCl गैस है वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाए। और यहाँ पर क्या होगा कि पर्टिकुलर अमाउंट जो सरफेस का वाटर है वो इतने एरिया में आ जाएगा, एयर गैप हो जाएगा। अब और वाटर नहीं जाएगा, अगर यही आप नीचे तक डिसॉल्व कर देते तो एयर गैप नहीं हो पाता, है ना, और वाटर जाता रहता, और हो सकता है पीछे तक चला जाता है वाटर HCl तक। तो स्टूडेंट ये फिगर ठीक है, यहाँ अगर आए तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, सारा वाटर उधर चला जाएगा। अब ये आता है कि हम नॉर्मल ट्यूब भी तो ले सकते थे HCl को डिसॉल्व कराने के लिए। क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी पूछा गया है कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो सकता, या नॉर्मल ट्यूब से क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जल्दी से HCl गैस डिसॉल्व हो जाती है, और ये देखो इसका सरफेस एरिया कम है, तो ये चाहे ऊपर लगी हो या नीचे तक हो, ये ट्यूब फिट हो, तो क्या होगा, ये वाटर जो है उतना पर्टिकुलर जो सरफेस का है वो पीछे तक चला जाएगा जनरेटिंग फ्लास्क तक। यानी कि ये वाटर जो है स्टूडेंट फनल ज़्यादा होल्ड करेगी, और अगर एक पतली सी ट्यूब ले लूँगा तो वो कम होल्ड करेगी। हो सकता है अगर सपोज 100 ml वाटर है वो यहाँ तक आए, लेकिन इसका 100 ml जो है इस ट्यूब का हो सकता है पीछे तक चला जाए। तो इसलिए हम फनल अरेंजमेंट यूज़ करते हैं जिससे यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाए, तो ज़्यादा वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाए, पीछे तक नहीं जा पाए, यानी कि बैक सक्शन को रोकने के लिए। अब स्टूडेंट आ जाते हैं हम अपनी थ्योरी पर लाइन बाय लाइन। अब आप समझो, एक एन इन्वर्टेड फनल, यानी कि इन्वर्टेड फनल कनेक्टेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सप्लाई, यानी कि जहाँ से HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ हमने कर दिया बैक सक्शन अकर इन सॉरी supply is placed in the beaker in such a way that it just touches the water taken in the trough, यानी कि ये ओनली सरफेस को ही टच करे। सिंस जैसे कि हमको पता है HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, द वाटर राइजेज अप इन द फनल, यानी कि जैसे कि आप मालूम है कोई चीज़ डिजोल्व करते हो तो थोड़ा सा वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो HCl गैस जब आएगी तो थोड़ा सा वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा, है ना। सो राइजेज अप बैक सक्शन अकर इन टर्म्स, जिस बैक सक्शन होगा बदले में द लेवल ऑफ आउटसाइड फनल फॉल्स क्रिएटिंग द एयर गैप, यानी कि अब जो होगा ये वाटर ऊपर जाने लगेगा और ये इसको होल्ड कर लेगी। जैसे कि आप माउथ से जो क्या करते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो स्ट्रो की हेल्प से, तो आप क्या करते हो, माउथ से बैक सक्शन प्रोड्यूस करते हो, यानी कि आप कुछ फोर्स लगाते हो, इनवर्ट फोर्स, जिसकी वजह से जो होता है जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो हमारे माउथ में जाती है। अब आप फोर्स उतना ही रखो जिससे कि वाटर बस उसमें स्ट्रो के अंदर आ गया है, माउथ में नहीं जा रहा। अब आप उस स्ट्रो को कोल्ड ड्रिंक से बाहर निकाल दो तो क्या वाटर नीचे गिरेगा, नहीं, क्योंकि अभी तक आपने क्या कर रखा है, बैक फोर्स जो है वो माउथ से लगा रखा है। जैसे ही आप माउथ से उस स्ट्रो को निकालोगे तो फोर्स क्या होगा, वो हट जाएगा, और लिक्विड जो होगा, कोल्ड ड्रिंक जो होगी वो नीचे गिर जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो वाटर हैंग हो रहा है कोई मैजिक नहीं है, ड्यू टू द बैक सक्शन, है ना। अब यहाँ पर गैप क्रिएट इसलिए हो गया क्योंकि ये हमने सरफेस पे रखा था। अगर हम नीचे तक डिसॉल्व करते तो गैप नहीं होता, लगातार वाटर जाता रहता पीछे, और इतनी अमाउंट में जाता कि वो HCl से रिएक्ट कर जाता, सॉरी H2SO4 से, है ना, पीछे हमने H2SO4 लिया है। द फनल फॉल्स क्रिएटिंग द एयर गैप बिटवीन द रिम ऑफ द फनल एंड द सरफेस ऑफ वाटर, द प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड बिकम इक्वल, यानी कि अब जो है ये हैंग कर रहा है, इसमें क्या है, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर इक्वल है, जिससे ये नीचे नहीं गिर रहा। अब जब ये बढ़ जाएगा, जब फिर से HCl गैस प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, विच हैड राइडेड इन द फनल एंड फॉल अगेन, अगर फिर से ये अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, फिर से ये लिक्विड इसमें गिर जाएगा, और HCl जो गैस आई है वो फिर से सॉल्युबल होगी, सॉल्यूशन बनाएगी, और फिर से बैक सक्शन लगेगा। तो ये प्रोसेस होता रहेगा। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वाटर इन ट्रफ इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी कि जब तक ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें मिक्स होना बंद नहीं हो जाएगी, जब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरीके से HCl हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट टू रीज़न यहाँ पर ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या है फनल के, वाई फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड, फर्स्ट टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द बैक सक्शन ऑफ वाटर, यानी रोकने के लिए या कम करने के लिए, और सेकंड टू प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl।
इसके बाद स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, आप नेक्स्ट पेज पर आओगे और ये करोगे 2 क्वेश्चन 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड। तो आप लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज सफिशिएंटली सॉल्युबल सो इट इज एब्जॉर्ब इन वाटर मोर क्विकली, यानी ये क्विकली डिसॉल्व हो जाती है देन इट बीइंग जनरेटेड इन द फ्लास्क। जितनी जल्दी ये बनती नहीं है फ्लास्क में, जैसे कि जो हमने पीछे डायग्राम देखा था लेबोरेटरी प्रिपरेशन स्टूडेंट, ये वाला फिगर 8.1। तो यहाँ जितनी जल्दी ये प्रोड्यूस नहीं हो रही, रिएक्शन हो रही है भाई, तभी तो ये प्रोड्यूस हो रही है। तो जितना टाइम इसको रिएक्शन में होने में लग रहा है, HCl बनने में लग रहा है, उससे जल्दी क्या हो जा रही है, ये क्विकली क्या हो जा रही है, डिसॉल्व हो जा रही है। So in this case, the pressure in the delivery tube and the flask is reduced and the atmospheric pressure from outside forces the water back up to the delivery tube। नहीं, इसके केस में क्या होगा कि बाहर का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा और अंदर वाला जो ट्यूब के अंदर जो डिलीवरी ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और बैक सक्शन लगने लगेगा, यानी कि वाटर जो है अब उल्टा वापस जाने लगेगा आउटसाइड से इनसाइड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द बैक सक्शन। तो यहाँ पर आप बैक सक्शन की डेफिनेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ आता है कि नॉर्मल अगर हम ऑर्डिनरी नैरो ग्लास ट्यूब लेते तो क्या हो जाता स्टूडेंट, ये वाली ट्यूब। तो कह रहे हैं इफ द ट्यूब इज मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी नैरो ग्लास ट्यूबिंग सो वाटर विल क्विकली फिल इन इट, यानी कि इसमें जल्दी से वाटर फिल होता है। यहाँ होता है टाइम लग रहा है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है एंड पास इनटू द जनरेटिंग फ्लास्क, और ये वहाँ पहुँच जाता है जहाँ HCl प्रोड्यूस हो रहा है। इट वुड स्टॉप द रिएक्शन एंड माइट रिजल्ट इन एक्सप्लोजन। यह हो सकता है रिएक्शन रुक जाए या एक्सप्लोजन हो ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस व्हेन वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हॉट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि HCl जब ये वाटर जाता, HCl का सॉल्यूशन मतलब वाटर ज़्यादा था अभी, तो वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता और वो एक्सप्लोजन कॉज करता, माइट कुछ इंजरी हो जाती, कुछ एक्सीडेंट हो जाता। तो ये सब चीज़ें। अब प्रिकॉशंस क्या लेना है टू प्रिवेंट सच एन एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए एम्प्टी फ्लास्क लगाया जाता है बीच में। एंटी सक्शन डिवाइस इज पुट बिटवीन जनरेटिव फ्लास्क, जहाँ से HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वाटर ट्रफ और ये फनल अरेंजमेंट के बीच में, कि अगर इन केस अगर बैक सक्शन अगर हो भी तो वाटर जो है वो डायरेक्ट जनरेटिंग फ्लास्क में न जाए, वो उस एम्प्टी फ्लास्क में चले जाए। द वाटर विल कलेक्ट इन इट एंड विल नॉट रीच टू द जनरेटिंग फ्लास्क। ये देखिए स्टूडेंट, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये जनरेटिंग फ्लास्क है जहाँ से ये बन रही है और यहाँ ये ड्राइंग एजेंट रखा है कंसनट्रेट H2SO4। हम इसको कनेक्ट कर रहे थे यहाँ पर फनल अरेंजमेंट से, लेकिन अब आप देख लो फनल अरेंजमेंट और ये कंसनट्रेट H2SO4 के बीच में एक एम्प्टी फ्लास्क रखा गया है कि अगर बैक सक्शन हो इन केस तो क्या होगा, अगर वाटर वापस जाएगा तो किस में आ जाएगा, वो यहाँ पर H2SO4 में नहीं जाएगा, वो किस में कलेक्ट हो जाएगा, एम्प्टी फ्लास्क में। और यहाँ पर अगर वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच में एक एम्प्टी फ्लास्क लगाते हैं जिसको एंटी बैक सक्शन डिवाइस कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रेजुअली कंसंट्रेट ऑन डिस्टिलेशन, यानी कि जब हमने वाटर मिलाया है इसमें एसिड में तो ये डाइल्यूट मिलेगा। अब इसको कंसंट्रेट कैसे करना है, तो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हम दो लिक्विड लेते हैं जो कि आपस में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि मिक्सिबल लिक्विड, और उनके कलर भी सेम होते हैं। अगर कलर डिफरेंट होंगे तो हम सेपरेटिंग फनल से यूज़ से उसको सेपरेट कर ले। स्टूडेंट सेपरेटिंग फनल मेथड ये होता है जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर है। ऑयल का आपको मालूम है कलर होता है, जैसे कि केरोसिन ऑयल है येलो कलर का है, सॉरी ब्लू कलर का है। मस्टर्ड ऑयल है वो ऑयल येलो कलर का है। तो यहाँ पर हमने ऑयल और वाटर को मिक्स किया इस फनल में लेके, जो कि ग्लास की बनी है, ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होगा, वाटर हैवियर है तो वो नीचे आ जाएगा, ऑयल लाइटर है वो ऊपर आ जाएगा, और ये येलो कलर का दिख रहा है। अगर मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन है तो ब्लू कलर का दिखेगा, वाटर कलर ऐसे है। अब जब आप इस टैप को ओपन करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वाटर यहाँ आने लगेगा और वाटर फिल होने लगेगा। जब आप देखोगे ये लेयर यहाँ तक आ गई तो आप इस टैप को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, जिससे क्या होगा वाटर इसमें आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और ऑयल यहाँ हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि दोनों ही चीज़ें सॉल्युबल हैं और दोनों का कोई कलर नहीं है, सेम कलर की हैं, तो क्या हम इस मेथड से उनको सेपरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दिखेगा ही नहीं ऑयल कहाँ है वाटर कहाँ है। अगर दोनों के सेम कलर हो जाए और दोनों सॉल्युबल हैं तो ऊपर भी ऑयल है नीचे भी ऑयल है, तो हम इस सेपरेटिंग फनल से यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम शो किया गया है कि हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है जिसमें हमने उस मिक्सचर को लिया है, जैसे अल्कोहल वाटर हो। तो स्टूडेंट इस टेक्निक में क्या होता है कि दोनों ही सॉल्युबल हैं, हम इनको हीट करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल का लूँ, अभी हम HCl वाले एग्जांपल पर नहीं आ रहे स्टूडेंट, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो कि सर हम तो HCl पढ़ रहे हैं और सर अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि अल्कोहल ये एक लिक्विड होता है, आपको भी मालूम है ना। तो क्या होगा, दोनों ही वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, है ना। अब अगर हम हीट करेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको मालूम है पहले 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा,
है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्कोहल वेपर्स में चेंज हो जाएगा और वो वेपर्स इधर से यहाँ से पास होंगे। ये हम कंडेंसर लगाएंगे जो टेम्परेचर अगेन क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अल्कोहल के वेपर्स हैं वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और वाटर 80 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमने हीट किया तो सारा अल्कोहल क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और वाटर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अल्कोहल और वाटर को सेपरेट कर लिया। या हम थर्मामीटर लगा सकते हैं टेम्परेचर को देखने के लिए। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस रहता है। तो इसी तरीके से अगर हम HCl और वाटर का मिक्सचर लेंगे तो HCl का और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है ना। तो दोनों ही अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या होती है यहाँ पर कि जो कंसनट्रेशन है वो यहाँ तक ही हो पाता है 22.2% तक। यानी कि अगर हमने 100 लिया है तो उसमें इतना HCl और वाटर इतना। इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसको बॉईल करते हैं तो ये दोनों ही एक साथ बॉईल होते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर, 110 डिग्री सेल्सियस पर। यानी फर्दर नो फर्दर इंक्रीज इन कंसनट्रेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसका रीज़न यहाँ लिखोगे कि इससे ज़्यादा और कंसनट्रेट क्यों नहीं कर सकते। नो फर्दर इंक्रीज इन कंसनट्रेशन इज पॉसिबल ऑन बॉइलिंग बिकॉज HCl मॉलिक्यूल ऑफ HCl गेट मिक्सड विद द वाटर वेपर। और इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। यानी एजियोट्रॉप का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप, जो बॉईल करते हैं जिनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि HCl और वाटर का मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। लेकिन क्या करोगे, जब आप इस अमाउंट में लोगे, है ना, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आप इस अमाउंट में लोगे तो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। जैसे कि आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन वाटर वेपराइज नहीं होगा। और जब 110 आ जाएगा स्टूडेंट तो दोनों ही वेपराइज हो जाएंगे। यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट आप देखो, ऐसे मिक्सचर को जब हम बॉईल कर रहे हैं तो उनके कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, ना तो वाटर सेपरेट हो रहा ना HCl सेपरेट हो रहा। तो ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। ये ध्यान रखेंगे 1 मार्क्स की डेफिनेशन में। कंसंट्रेशन ध्यान रखेंगे 22.2% बाई HCl और 100 में से माइनस कर देंगे तो उतना वाटर का निकल आएगा। और कितने टेम्परेचर पे फॉर्म करता है, 110 डिग्री सेल्सियस पर। स्टूडेंट अगर आपको ये और क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक और एग्जांपल से आपको इसको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, जैसे कोई ये एक ट्रेन से कहीं जा रहे हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। तो मिस्टर ए को जो है यहाँ पर बी पर उतरना है, और सॉरी मिस्टर सेकंड हॉल्ट पर उतरना है, और मिस्टर बी को थर्ड पर उतरना है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, इन्होंने बातें बातें करी और ये क्या हो गए, सो गए। तो स्टूडेंट मिस्टर ए का स्टॉपेज तो सेकंड था और ट्रेन जा रही है जा रही है जा रही है, इनका स्टॉपेज पास हो गया। लेकिन क्या ये उतरे नहीं, क्योंकि ये सो रहे थे। अब नेक्स्ट हॉल्ट जो आया वो मिस्टर बी का आया, है ना। तो मिस्टर बी भी सो रहे थे। तो यहाँ पर इन दोनों का जो स्टेशन है वो क्रॉस हो गया। अब ये यहाँ पर उठे, उन्होंने उठे और एकदम सडनली देखा कि अरे कौन सी जगह आ गई, ये आ गई, अब ये फोर्थ वाला आने वाला है। तो कहेंगे अरे ये तो हमारे स्टेशन तो क्रॉस हो गया, इसको भी उठाएंगे, भाई देख तुझे भी उतरना था, तेरा भी स्टेशन क्रॉस हो गया। तो अब ये क्या है, फिफ्थ पर जाके आएंगे। अब जो भी नेक्स्ट स्टेशन इनको मिलेगा, जैसे कि फोर्थ है तो ये यहाँ उतरेंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ, एल्कोहल। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वाटर का जो है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट 95.9% का अगर हम इसका मिक्सचर लेंगे अल्कोहल और वाटर का, तो क्या हुआ, जिसको हम हीट करेंगे तो ना तो अल्कोहल वेपराइज हुआ ना 100 हुआ, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस हो गए। अब जब इनका टेम्परेचर निकल गया तो अब दोनों ही वेपराइज होंगे, तो ना तो अल्कोहल सेपरेट हुआ ना वाटर। तो ऐसे स्टूडेंट जो मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव नहीं करते, वो बिहेव करते हैं एज अ सॉल्वेंट। तो आप ध्यान रखोगे, अगर पूछा जाए कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं दे बिहेव लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप सिलेक्ट करोगे सॉल्वेंट। जैसे एक सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वैसे ही इस मिक्सचर का भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, दैट इज 110। इनके 110 पर अब दोनों ही वेपराइज होंगे। तो इन दोनों को क्या डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है? आपका आंसर होगा नो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोले एक ही बात है, तो मतलब मोस्टली एक ही बात है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना। पूछा जाए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को, तो आपको आंसर लिखना है नो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो इसमें स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है ये 3 क्वेश्चन कि हमने क्यों यूज़ किया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटी सक्शन डिवाइस, है ना, कितने कंसंट्रेशन पर ये एजियोट्रॉप्स बनाता है यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं, एंड कितने टेम्परेचर पर, दैट इज़ 110 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पहले वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हों तो आप इस वीडियो को स्टूडेंट एक और बार आप देख सकते हो,
है ना? आप हाई स्पीड में भी देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि मुझे मालूम है ये थ्योरेटिकल पार्ट था, तो काफ़ी हैवी होता है समझने के लिए स्टूडेंट को। अगर आपको पहली बार में समझ में आ गया है तो गुड, लेकिन अगर आप एक और बार स्टूडेंट रिपीट करके देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ओनली वो टर्म्स मेंशन कर दिए हैं जैसे एजियोट्रॉप्स, और इसके बारे में कोई डायग्राम या अदर एग्ज़ाम्पल्स लेकर नहीं समझाया गया है। तो आपको वो चीज़ हैवी लगेगी कि अरे! ये तो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम चीज़ आसानी से समझ में भी आ सकती है और नहीं आ सकती। तो उसमें कोई यानी कि कोई नर्वस होने की बात नहीं है कि अरे समझ में नहीं आई, किस तरीके से पढ़ा दिया सर ने, है ना? तो आप इसको एक और बार देखोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये फ़नल अरेंजमेंट है ना? मोस्ट ऑफ द आई थिंक 75% तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर 25% भी अगर आपका बचा हुआ है, इनकी चीज़ें आपको पहली बार में समझ में नहीं आई हैं, तो आप दूसरी बार देखेंगे और उनको रिलेट करेंगे पेशेंसली, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, है ना? स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो HCl का यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का कलर भी कलरलेस था और HCl लिक्विड का भी कलरलेस होता है। इसकी पंजेंट चॉकिंग स्मेल होती है। टेस्ट, तो क्योंकि ये एसिड है तो स्टूडेंट इसका सारीन टेस्ट होता है। इफेक्ट, कंसनट्रेट जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, यानी कि अगर स्किन पर अगर गिर जाते हैं तो ये ब्लिस्टर कर देते हैं, मतलब वो दाने से कर देते हैं, है ना? आपने देखा हो कोई जब जल जाता है तो उस पर ऊपर से एक मतलब वाटर वाले कुछ वो मार्क्स हो जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से जैसे आपने कुछ मूवीज़ वगैरह में देखा होगा एसिड अटैक वगैरह, अगर एसिड गिर जाए स्किन पर तो वो पूरा उस पार्ट को जला देता है और वाटर रिमूव करके, तो वो उस तरीके से उस पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, है ना? सॉल्युबिलिटी, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, और बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है। वॉलेटाइल एसिड होता है, यानी कि इट कैन चेंज इनटू द वेपर्स। अगर आप रख देंगे तो इससे हाई टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा, अपने आप वेपर्स फॉर्म करने लगेगा और वेपराइज हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है एसिडिक नेचर, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है HCl का स्टूडेंट, वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है और सारी एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर देगा। स्टूडेंट, अगर आप ड्राई लिटमस पेपर भी लेते हो और HCl, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो तो वो भी ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। लेकिन अगर स्टूडेंट ड्राई लिटमस अगर होगा, यानी कि मेरे पास एक स्ट्रिप है ड्राई लिटमस, ब्लू लिटमस की, और ड्राई HCl गैस पास कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट वो उसका कलर ब्लू से रेड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है उसको चेंज होने के लिए वाटर चाहिए। तो ना तो वाटर गैस में है और ना वाटर लिटमस पेपर पे है। अगर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लोगे ब्लू कलर का और HCl गैस पास करोगे, तो आपको मालूम है HCl में तो वाटर है नहीं, लेकिन उसको वाटर मिल जाएगा लिटमस पेपर से और वो उसको रेड में चेंज कर देगा। इट प्रोड्यूस द हाइड्रोनियम आयन, जिसकी वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर जो मॉइस्ट है स्टूडेंट, वो रेड में चेंज हो जाएगा। अगर आप ड्राई लोगे तो नहीं होगा। सिमिलरली आपने अगर ड्राई जो लिटमस पेपर पीस लिया है ब्लू लिटमस का और आपने HCl लिक्विड में यानी विदाउट वाटर वाले में डिज़ोल्व कराया है, तब भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये एक वन पॉइंट है, लेकिन ये आप ध्यान रखोगे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तभी वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। मिथाइल ऑरेंज, जिसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, वो पिंक में चेंज हो जाएगा। फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर होता है जो कि एसिड में कलरलेस रहता है लेकिन पिंक हो जाता है बेस के अंदर। तो एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो ये कलरलेस है और कलरलेस ही रहेगा। एक्शन ऑन मेटल्स, तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें भी पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो सब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे एसिड में से फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड हाइड्रोजन लाइक Ca+2HCl। क्यों हमने 2HCl लिए, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, सो इट फॉर्म CaCl2+H2। सिमिलरली Zn+2HCl, इट फॉर्म ZnCl2+H2। ये रिएक्शन आपने हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ी होगी। ग्रेनुलेटेड जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे और HCl लिया था डाइल्यूट, तो उसमें ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी। थर्ड स्टूडेंट, एक्शन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपको मालूम है मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेस होते हैं। अब जब बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं और ये रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, इट प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर। लाइक MgO, ये बेस है, ये एसिड है ना, इट फॉर्म MgCl2+H2O। स्टूडेंट, जैसे कि आपने ड्राइंग एजेंट वाली रिएक्शंस करी थी ना, CaO
ये वाली रिएक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl, तब भी मैंने ये बताया था जो CaO है मेटल ऑक्साइड, ये बेस है प्लस ये एसिड है, इट फॉर्म CaCl2 प्लस वाटर। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आप कोई मेटल हाइड्रोक्साइड लोगे लाइक NaOH प्लस HCl, इट फॉर्म NaCl प्लस वाटर, है ना, सॉल्ट बन जाएगा कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। अब होता है रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड्स। इनको करने से पहले स्टूडेंट हमें कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए। कार्बोनेट आयन वो होती है जिसके लास्ट में CO3 टू नेगेटिव आइंस जो होती है वो कार्बोनेट आयन होती है, जैसे Na2CO3, CaCO3। बाई कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव होती है यानी कि NaHCO3। तभी इनके सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फाइड SO3 टू नेगेटिव होती है, बाई सल्फाइड HSO3 सिंगल नेगेटिव होती है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो आप इस तरीके से देखोगे, आप सॉल्ट के लास्ट में देखना अगर CO2 या HCO3 लिखा है, यानी CO3 या HCO3 लिखा है, तो सॉल्ट वाटर के अलावा जो तीसरी चीज़ बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट में SO3 और HSO3 लिखा है तो सॉल्ट वाटर तो बनेगा, साथ में SO थर्ड थिंग जो बनेगी वो SO2 गैस बनेगी। और लास्ट में अगर S आ रहा है सल्फाइड आइन, तो वो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट और H2S गैस। ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसकी रॉटन एग स्मेल होती है। चलिए अब स्टूडेंट रिएक्शन देखते हैं। सो इसमें देखिए कार्बोनेट्स, तो Na CO3 लास्ट में CO3 आ रहा है और NaHCO3 आ रहा है, तब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्लोराइड के सॉल्ट बनाएंगे लाइक NaCl, वाटर, और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड लाइक Na2SO3 और K2SO3, MgSO3, NaHSO3, इन सब में लास्ट में SO3 आ रहा है स्टूडेंट। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे सॉल्ट लाइक Na2SO3 प्लस 2HCl, Na2Cl, 2 मॉलिक्यूल प्लस वाटर प्लस SO2 गैस। अब मेटेलिक सल्फाइड हो, मैंने बताया था लास्ट में S आएगा, ZnSO या Na2SO या FeSO, तो ये सॉल्ट बनाएंगे एसिड के साथ रिएक्शन करके, जैसे FeS प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मैं कुछ प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपको रिपीट कर देता हूँ, जिससे अगर एग्जाम में अगर XYZ करके कोई गैस दी जाए जिसकी रॉटन एग स्मेल है तो दैट इज़ द H2S गैस। स्टूडेंट इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये नोट आप इसको करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद थायोसल्फेट टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड येलो सल्फर प्रेसिपिटेटेड, यानी येलो कलर का सल्फर आ जाता है। तो स्टूडेंट थायोसल्फाइड आयन क्या होती है? S2O3 टू नेगेटिव इज कॉल्ड द थायोसल्फाइड आयन। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ी है आप यहाँ कर लो, जिससे आपको 10th में प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमें सोडियम के साथ फार्मूला बनाना है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और इस पर चार्ज कितना है 2, तो यही इसकी वैलेंसी है। तो ये फार्मूला हो जाएगा Na2S2O3। तो स्टूडेंट आप इन दोनों रिएक्शन में देखो डिफरेंस क्या है, Na2SO3 HCl और Na2S2O3, यानी कि यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो स्टूडेंट सेम रिएक्शन होगी, Na2SO3 प्लस HCl फॉर्म द सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, 2NaCl वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर आप सोडियम थायोसल्फेट लोगे तो सॉल्ट भी वही बनेगा, वाटर भी वही बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस वो बनेगी, प्लस क्योंकि यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 सल्फर एक्स्ट्रा है, तो स्टूडेंट वो सल्फर जो है वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट में सेटल डाउन हो जाएगा। तो हमको इस थायोसल्फेट में येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म मिलेगा सल्फर का, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो रिएक्शन डिस्टिंग्विश दैट थायोसल्फेट एंड सल्फाइड एज सल्फर इज नॉट प्रेसिपिटेटेड व्हेन सल्फाइड्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, यानी थायोसल्फेट ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश कर रही है कि सल्फर इस केस में तो मिलेगा, लेकिन सल्फाइड्स के केस में या बाईसल्फाइड के केस में सल्फर हमको मिल रहा है नहीं। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन आप करोगे, है ना, इसकी कंप्लीट द फॉलोइंग करके भी आ सकती है। ये रिएक्शन आ जाए व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप ये रिएक्शन दोगे। स्टूडेंट आई थिंक आपको ये रिएक्शंस क्लियर हो रही होंगी, सबका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट आप लाइक कर सकते हो, चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि HCl जो है कुछ सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो यानी कि स्टूडेंट प्रेसिपिटेट होता क्या है, अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर बन जाता है ना। जब आप दो लिक्विड्स को या दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ना स्टूडेंट, ये आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, ये आप करोगे डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए भी, यानी कि HCl का टेस्ट कंफर्म करना है कि ये HCl है
है ना। तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर हमने लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया है तो एक या किसी सॉल्ट के साथ किया है तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स ये HCl है। और अगर नहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म करता तो ये और कुछ होता। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ आप देखिए डाइल्यूट HCl डज नॉट नॉर्मली रिएक्ट विद नाइट्रेट्स, यानी नाइट्रेट्स क्या होते हैं, इनके लास्ट में NO3 नेगेटिव आइंस आते हैं तो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये कुछ नाइट्रेट्स हैं जैसे कि लेड नाइट्रेट और मरकरी नाइट्रेट, उनके साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है लेड क्लोराइड का या मरकरी 1 क्लोराइड का। जैसे PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स PbCl2 प्लस 2HNO3। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, यानी कि ये जो Pb है ये H की जगह पर आ जाएगा और फॉर्म कर लेगा PbCl2, एंड ये जो H है ये Pb की जगह चला जाएगा और फॉर्म कर लेगा HNO3। तो सिमिलरली मरकरी 1 नाइट्रेट भी मरकरी 1 क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। तो स्टूडेंट ये जो डाउनवर्ड एरो है ये इंडिकेट करता है प्रेसिपिटेट को, और अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है कोई गैस रिलीज हो रही है। तो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड डिजॉल्व ऑन हीटिंग, और ये इस प्रेसिपिटेट की ये बात है कि अगर आप इसको हीट करोगे तो ये इस नाइट्रिक एसिड में ये क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट भी रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एक वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है सिल्वर क्लोराइड का। सो AgNO3 प्लस HCl, तो यहाँ पर H यहाँ चला जाएगा और Ag यहाँ जाएगा, तो AgCl डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को इंडिकेट कर रहा है प्लस HNO3। तो स्टूडेंट ये जो सिल्वर क्लोराइड है जो वाइट प्रेसिपिटेट बना, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, ये HNO3 में इनसॉल्युबल होता है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, इसकी ये बात होती है। तो आपको ये कैसे पता करना है कि ये सिल्वर क्लोराइड का ये कि HNO3 में तो ये इनसॉल्युबल है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल है। और जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, आपने पढ़ा था कि कॉपर के भी कुछ सॉल्ट जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे थे एक्सिस में, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहे थे जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसका बना रहे थे, डाईएमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड का। तो इसकी फर्दर रिएक्शन क्या होगी, NH4OH के साथ अगर कंप्लीट करने के लिए अगर आ जाए आपको AgCl प्लस 2 NH4OH गिव्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो जो 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 अमोनिया आप फॉर्म कर लो तो आपको 2 हाइड्रोजन बचेंगे, है ना भाई। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 4 टू द 8, और जब आपने अमोनिया बनाए 2 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर हो गए 6, तो 2 हाइड्रोजन आपके पास बचे और 2 OH नेगेटिव आइंस बचे, तो वो मिलकर 2 H पॉजिटिव आइन एंड 2 OH नेगेटिव आइंस मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। सिल्वर को आप शुरू में यहाँ पर ऐड कर दो, सो Ag और यहाँ से लो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्लस Cl लगा दो, यानी कि इसको अमोनिया को बीच में इसके फिट कर दो प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द क्लियर सॉल्यूशन ऑफ डाईअमोनियम सिल्वर क्लोराइड, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। फिर स्टूडेंट क्या होगा, जब ये क्लियर सॉल्यूशन बन गया आप इसमें दोबारा से नाइट्रिक एसिड बना दोगे तो फिर से आपको दोबारा से प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का। तो क्या हो रहा है, पहले AgNO3 HCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बना रहा है जो कि HNO3 में तो इनसॉल्युबल है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होने पर ये क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेगा जो कि एक क्लियर सॉल्यूशन होगा। अब इसमें आप दोबारा से अगर आप AgCl बनाना चाहते हो तो आप इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड कर दो, फिर से आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड का। तो ये आप ध्यान रखोगे रिएक्शन इसकी एक्सेस वाली। फिर ये जो AgCl की एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो AgCl है ये सिल्वर के सॉल्ट है और आपको मालूम है सिल्वर के सॉल्ट जो है वो लाइट में डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। सो व्हेन एक्सपोज टू लाइट, यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड बना है हमारा सिल्वर 1 क्लोराइड, जब हम इसको लाइट में रख देंगे, है ना, ब्लैकिन्स, ये क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इट डिकम्पोज इनटू द क्लोरीन and metallic silver which is liberated as a fine black powder, यानी कि 2 AgCl gives 2 Ag। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, दैट इज द ब्लैक पाउडर फॉर्म में होगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी। सो AgNO3 इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल्सो फॉर द क्लोराइड आइन। जैसे मैंने ये बताया था इस रिएक्शन को आप करोगे डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए, तो आप AgNO3 को यूज़ कर सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टेस्ट के लिए या क्लोराइड आइन के लिए, यानी कि आप AgNO3 मिला दोगे अगर HCl में तो वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएगा किसका, दैट इज़ AgCl का। अब ये जो है ये HNO3 में तो इनसॉल्युबल है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा और यानी कि क्लियर सॉल्यूशन बना लेगा। फिर से आप इसमें अगर HNO3 मिलाओगे तो फिर से ये AgCl फॉर्म कर लेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं स्टूडेंट कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी कि अभी तक जो आपने रिएक्शंस पढ़ी थी ये डाइल्यूट की थी, यानी कि ये मेटल्स के साथ
बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना रहा था, है ना? कार्बोनेट सॉल्ट के साथ मिलकर सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा था। अब ये जो रिएक्शन है कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ये पर्टिकुलर इसी चैप्टर में है। चैप्टर 3 में आपको नहीं मिलेंगी एसिड बेस सॉल्ट में, है ना? तो स्टूडेंट इसकी करते हैं, तो कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन में बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि MnO2 है, लेड डाइऑक्साइड है, रेड लेड है, ये चीज़ है ना। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। MnO2 प्लस 4HCl, है ना, ये बना देगा MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। तो ये आप ध्यान रखना, देखो ये मेटल के बेस हैं, ये सब क्या है, बेस हैं, और ये एसिड है, तो सॉल्ट तो बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन एक और गैस बनेगी दैट इज कॉल्ड द क्लोरीन। ये ध्यान रखोगे स्ट्रॉन्ग के साथ, है ना। तो सॉल्ट वाटर डाइल्यूट के साथ क्या बन रहा था, ओनली सॉल्ट और वाटर, लेकिन कंसनट्रेट के साथ सॉल्ट वाटर और क्लोरीन गैस बनेगी। अब आपको इसको बैलेंसिंग के लिए कैसे याद रखना है, जितने आपने ऑक्सीजन लिए हैं उसके डबल आप HCl ले लो। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 ले लो, यहाँ 2 है तो 4 ले लो, यहाँ 4 है तो 8 ले लो, है ना, और यहाँ 1 है तो यहाँ आप 2 ले लो। तो MnO2 प्लस 4HCl इट फॉर्म MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। PbO2 यानी कि यह है लेड डाइऑक्साइड प्लस 4HCl फॉर्म PbCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस। देन ये है स्टूडेंट रेड लेड Pb3O4 8HCl 3 PbCl2 प्लस 4H2O प्लस Cl2। तो आप देखो सब में 1 ही मॉलिक्यूल निकल रहा है क्लोरीन का, है ना, और जितने आपने HCl लिए हैं, है ना, उसके हाफ जो है वाटर बन रहा है। अगर आपने 4HCl लेना है तो 2H2O लिखना है, 4HCl लेना है 2H2O लिखना है, 8 लिए हैं आपने तो आपको 4 लिखना है, और आपने अगर 2 लिए हैं तो आपको ओनली 1 लिखना है। तो इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो केमिकल रिएक्शन को। ये ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन ये सिर्फ होता है क्योंकि ये खुद इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट किया जाता है, तो 2HCl डाइल्यूट इट फॉर्म CaCl2 वाटर एंड क्लोरीन। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आप इसमें ये देखोगे, ये नॉट इन सिलेबस है, फॉर रेफरेंस ओनली, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड चैप्टर में भी है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो ये चीज़ क्या है, एक्वा रिजिया, अ मिक्सचर हैविंग 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेट HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड दैट इज कॉल्ड द एक्वा रिजिया। यानी कि स्टूडेंट क्या होता है, जब अगर हम 2 एसिड को मिक्स करते हैं एक डेफिनेट अमाउंट में, यानी कि 3 पार्ट तो हम HCl के लें और 1 पार्ट HNO3 का लें। अब ये दोनों एसिड जब मिक्स हो गए कंसनट्रेट, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है दैट इज कॉल्ड द एक्वा रिजिया। ये स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है कि जो गोल्ड प्लेटिनम जैसे जो मेटल होते हैं जो कि वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, जो कि अकेले ना तो HCl में डिज़ोल्व होंगे ना HNO3 में होंगे, लेकिन इन दोनों के मिक्सचर में क्या होंगे, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड द एक्वा रिजिया। सो इट कैन डिज़ोल्व इवन द गोल्ड, इवन द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। नोबल मेटल मीन जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। तो यानी कि अगर हम इन मेटल्स को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डिजोल्व नहीं होगा, HNO3 के साथ कराएंगे तो नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो आपको ये अमाउंट कैसे ध्यान रखनी है स्टूडेंट, देखो HNO3 में 3 आ रहा है यहाँ पर, तो आपको इसका 1 पार्ट लेना है। HCl में कोई 3 नहीं है तो आपको इसका 3 पार्ट लेना है, यानी 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3। ये कहलाता है एक्वा रिजिया। ये रिएक्शन होगी NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन बनेगा, नेसेंट क्लोरीन। तो स्टूडेंट जब हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं क्लोरीन को, यानी कि 1 एटम को, तो ये कहलाता है नेसेंट। जैसे आपने नेसेंट ऑक्सीजन देखा होगा, नेसेंट हाइड्रोजन देखा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वेरी वेरी रिएक्टिव होता है। यानी बर्थ, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है, उस टाइम पर जो बर्थ हो रही है किसी पर्टिकुलर एटम की, तो उस टाइम पर वो कहलाता है नेसेंट एटम। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये वेरी क्विकली, यानी कि इसकी मैं अगर बात करूँ कि लाइफ स्पेन कुछ सेकंड से भी बहुत कम होता है। सो इट गिव द नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करती है नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड और प्लेटिनम के साथ एंड फॉर्म द सॉल्युबल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन Au+3Cl AuCl3, यानी कि गोल्ड 3 क्लोराइड मिल जाएगा, और प्लेटिनम के साथ करवाएंगे तो 4 लेने हैं, क्योंकि प्लेटिनम की 2 और 4 वैलेंसी होती है, तो हायर में ज़्यादा स्टेबल होता है PtCl4, सो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। स्टूडेंट इस सॉल्यूशन की एक बात ये होती थी, इसको जो है लोग चीटिंग करने के लिए, यानी कि दूसरों को धोखा देने के लिए यूज़ करते थे। यानी कि आज भी क्या है, जहाँ पर अनएजुकेटेड लोग रहते हैं तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो इससे क्लीन कर देते हैं। यानी कि वो रोड पर घूमेंगे और अनाउंस करेंगे कि अपनी गोल्ड ज्वेलरी क्लीन करवा लीजिए,
है ना? तो हम तो अगर सिटीज़ में रह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप्स हैं, तो हम उन पर्टिकुलर शॉप्स पर जाते हैं, वो उस तरीके से क्लीन करते हैं जिससे कि वेट जो गोल्ड का है वो सेम रहता है ना? वो क्लीन करते हैं जिससे कि गोल्ड जो होता है अगर थोड़ा-सा डल हो गया तो फिर से वो न्यू ज्वेलरी की तरीके से शाइन करने लगता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन को लेके आते हैं एक्वा रिचिया को, है ना? और अनाउंस करते हैं और एक बहुत नेग्लिजिबल प्राइस पर वो ऑफ़र रखते हैं कि आप ₹50 में, ₹100 में अपनी कई बहुत सारी ज्वेलरी गोल्ड की क्लीन करवा लीजिए। तो अब क्योंकि लोग विलेज में रह रहे हैं, वहाँ पर इतनी सारी शॉप्स नहीं हैं या जाना नहीं हो पा रहा, तो किसी के यहाँ अगर सपोज़ अगर वेडिंग हो रही है ना? कोई शादी है, तो अब वो क्या काम छोड़कर वहाँ पर जाएगा, अगर उसको टाइम नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा कि घर पे ही साफ़ करवा लेगा। तो ये लोग आएँगे और ये प्राइस भी ज़्यादा नहीं ले रहे, ₹50, ₹100, 200 मतलब एक नेग्लिजिबल प्राइस तो लोगों को सस्ता लगे। तो ये आएँगे, इस सॉल्यूशन को रखेंगे और ये टूथब्रश होता है उससे इसको क्लीन करने लगेंगे। सो दे स्टार्ट रबिंग द ज्वेलरी। अब जब ये रब करेंगे तो क्या होगा उसमें से इम्प्यूरिटीज़ के साथ गोल्ड के पार्टिकल डिज़ॉल्व होके उनके सॉल्यूशन में आ जाएँगे, है ना? अब उनके सॉल्यूशन में आ जाएँगे और लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल हैं जो एटम्स रिमूव होंगे वो बहुत फाइन होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा और जो ज्वेलरी है वो अब क्लीन तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा-सा उसका वेट लाइट हो जाएगा। तो लोगों को ये लगेगा वो इस तरीके से बोलेंगे देखो आप कितनी अब ये लाइट हो गई और कितनी ये अच्छे से अट्रैक्टिव हो गई लुक वाइज़, अब ये ज़्यादा शाइन करने लगी। तो लोगों को इस तरीके से वो सेट मतलब बताते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और वो अगर सपोज़ उन्होंने कई सारी ज्वेलरी दी और उन्होंने 1-2 ग्राम अगर गोल्ड को अगर डिसॉल्व कर लिया सॉल्यूशन में जो कि विज़िबल नहीं है, तो आप देखो 10-15,000 का तो उन्होंने इस तरीके से गेन कर लिया और प्राइस कितने लिए ₹100 200 है ना? तो लोगों को ये लगा कि हमने तो बहुत सस्ते में काम करवा लिया, लेकिन वो क्या करा उन लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया, उनकी ज्वेलरी में से गोल्ड के एटम्स ले लिए। अब इसको जो है इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस से दोबारा से गोल्ड वो अपने यहाँ पर रिकवर कर लेंगे, जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में था। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों से जो घर पर इस तरीके के ऑफ़र लेकर आते हैं आपको के यहाँ या आपके रिलेटिव्स के यहाँ, आप उनको बिवेयर करिए। यही पर्पज़ होता है एजुकेशन का, जिससे कि हम नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे कि दूसरे का कोई हार्म या अपना कोई हार्म ना हो। अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपने यूजेज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर। तो इसमें कुछ जनरल यूजेज़ हैं जो आपको याद रखने हैं और कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सारे लाइन टू लाइन याद करें, आप 1-2 बार रीड करेंगे और थोड़ा-सा मेमोराइज़ करेंगे कि हाँ, ये इनके यूज़ होते थे, तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो पहला है लैबोरेटरी रिएजेंट की तरीके से आप देखते हो कई सारे हम केमिकल टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग द एचसीएल, है ना? और सेकंड है इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रिचिया, है ना? जो मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है 3 पार्ट एचसीएल का एंड 1 पार्ट HNO3 का, ये कहलाता है एक्वा रिचिया। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, है ना? जैसे आप यहाँ देख रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा था अमोनियम क्लोराइड ड्राई सेल। तो जब आप कभी ड्राई सेल को यानी कि जो टीवी के रिमोट वाले सेल होते हैं या क्लॉक वाले सेल होते हैं उनको आप ब्रेक करोगे तो उनमें एक केमिकल फील्ड होता है दैट इज़ द अमोनियम क्लोराइड। डाइस बनाने के काम में, ड्रग्स पेंट बनाने के लिए, है ना? फोटोग्राफिक केमिकल जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड आप देख रहे थे AgCl फॉर्म हो रहा था इन इंडस्ट्री टू पिकल द स्टील। ये थोड़ा-सा ध्यान रखोगे पिकलिंग ऑफ मेटल क्या होता था या पिकलिंग ऑफ स्टील क्या है, यानी कि स्टील को यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले या किसी मेटल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले क्लीन करते थे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टूडेंट होता क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर कर देना। जैसे कि सपोज़ ये एक रॉड है ना? एक मेटल की, ये ब्लैक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर जो है सिल्वर कलर की पॉलिश हो जाए, तो मैं क्या करूँगा इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दूँगा। यानी ये तो पेंसिल है, आपका इरेज़र हम तो इस पर पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक मैं मेटल के ऊपर बता रहा हूँ जिससे कि जो है मेटल के ऑब्जेक्ट रस्ट ना करें। जैसे आयरन के ऊपर आप देखते हो ना कभी-कभी जैसे आपने कोई लॉक खरीदा या की खरीदी तो उसमें लॉक के साथ की में आप देखते हो कि वो सिल्वरी कलर की होती है। एक्चुअल में वो सिल्वर नहीं होता, वो ज़िंक वगैरह, क्रोमियम वगैरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना? तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले हम उस ऑब्जेक्ट को साफ़ करेंगे, तो सैंड पेपर से साफ़ करेंगे, एसिड से, बेस से, तो कौन सा एसिड हम यूज़ करेंगे? HCl। आप ये ध्यान रखोगे अगर आप HCl के यूज़ में लिख रहे हो तो आप पिकलिंग ऑफ मेटल लिख सकते हो। H2SO4 में भी होता है पिकलिंग ऑफ मेटल, यानी कि ऐसा नहीं कि हम ओनली HCl को ही यूज़ करें पर्टिकुलर, हम H2SO4 को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर HCl है तो हम HCl के यूज़ेस पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर HCl के यूज़ की ही रिगार्डिंग में कहेंगे कि HCl ऑल्सो यूज्ड इन द पिकलिंग ऑफ स्टील, है ना? जिसमें हम मेटल सरफेस को क्लीन करते हैं बाय यूजिंग द एसिड।
है ना। सो स्टील बिफोर प्लेटेड में इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ टिन और क्रोमियम हैज़ टू बी प्यूरिफाइड, यानी कि क्लीन होती है बाय द पिकलिंग ऑफ एससीएल और सम इनहिबिटर, यानी कि सम अदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। यानी स्टूडेंट जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम दीपावली वगैरह पर, कोई फेस्टिवल पर, कोई ओकेज़न पर हम अपने घर को पेंट करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पेंटर आते हैं वो पहले उसको क्या करते हैं, यानी कि सैंड पेपर से रब करते हैं, यानी कि कहीं अगर कोई पेंट अगर फूल रहा है तो उसको हटाएंगे, जिससे क्या हो कि वो अगर नया पेंट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा कि अगर वो उसको नहीं हटाएंगे जहाँ से वो फूल रहा है, तो नया पेंट तो लग जाएगा, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन के बाद किसी ने उस पर हाथ रख दिया तो वो वहाँ से फूल कर नीचे गिर जाएगा ब्रेक होकर। तो अब नया पेंट किया है और वॉल ऐसी ब्रेक ब्रेक सी लग रही है, मतलब यानी कि उसमें गड्ढे से लग रहे हैं, कलर अलग लग रहा है, आपने रेड करवाया है अंदर से वो वाइट दिख रहा है। तो क्या करते हैं कि वो उसको पेंट करने से पहले अच्छी तरीके से उसको मतलब जो एक्स्ट्रा पेंट है उसको हटाते हैं, उसके बाद पेंट अप्लाई करते हैं, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक लगा रहे। तो इसी तरीके से अगर मेटल के ऊपर कोई रस्ट वगैरह लगी हुई है तो आप उसको हटाओगे, क्लीन करोगे, जिससे कि जब आप दूसरे मेटल की लेयर उस पर अप्लाई कर रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम तक रहे। ठीक है। इसके बाद थर्ड यूज़, टू प्यूरिफाई द बोन ब्लैक बिकॉज HCl dissolve the calcium phosphate present in the bones, to remove the rust from the iron steel, to for the cleaning of metal surface before painting, galvanization, soldering, electroplating, for the extraction of glue from the bones से निकालना, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट डिजोल्व हो जाता है, कैल्शियम बोन्स का जो सब्सटेंस बचता है ये, इन टैनिंग और एंड कैलिको पेंटिंग इंडस्ट्री, यानी कि कुछ हम इंडस्ट्री प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स बनाकर। ठीक है, तो एक जनरल यूज़ है, आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़। तो एक तो जनरल लेबोरेटरी रिएजेंट में, इंडस्ट्रियल यूज़ आपने पिकलिंग ऑफ मेटल्स में कर लिया, प्यूरिफाई द बोन्स में कर लिया, है ना, इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड ये कर लिया। अब मेडिसिनल यूज़ ये है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिस्क्राइब टू पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। देखिए जिन पर्सन में जैसे एज के साथ क्या होता है, आपको मालूम है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करती है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब एज के साथ क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो जाता है, या कोई और वजह से क्या हो, किसी बंदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पा रहा। जब प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो पा रहा तो स्टूडेंट क्या प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा, नहीं होगा। और आपको मालूम है प्रोटीन जो होता है वो इसेंशियल होता है फॉर आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो चीज़ उस बंदे में नहीं हो पाएगी। So student, HCl help in digestion of protein and also destroying the microorganisms that enter in the alimentary canal along with the food। यानी कि ये HCl जो है प्रोटीन के डाइजेशन में तो हेल्प कर रहा है, साथ के साथ जब हम कोई फूड ईट करते हैं और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह, तो उनको किल करने में भी यूज़ होता है, यानी कि उनको किल करता है। जैसे कि कोई अगर हम फूड ईट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल 100% जर्म फ्री हो, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं वो हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब ये स्टमक में जाएंगे तो ऐसे रिलीज होगा तो उनको ये किल कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि कोई जो गैस है वो HCl गैस है या कोई जो लिक्विड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, HCl को देता करेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग पंजेंट स्मेल, आप स्मेल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो प्रैक्टिस से ही आएगी, यानी कि आपने एक बार में स्मेल किया और आपको पता चल गया ये HCl है। लेकिन इसके लिए दूसरा आप कर सकते हो, HCl गिव थिक वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन, यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड हेल्ड नियर द वेपर्स ऑफ एसिड, यानी कि कहीं आपने HCl के वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि आपने रिएक्शन कराई NaCl और H2SO4 की, तो NaHSO4 बना प्लस HCl फॉर्म हुआ। अब HCl के जो वेपर्स हैं आप उस पर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रॉड लेकर आओगे तो वो अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, यानी कि अमोनिया प्लस HCl इट फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप टेस्ट में लिख सकते हो HCl गैस के। नेक्स्ट है विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोथ द गैस एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि जो मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में AgNO3 प्लस HCl इट फॉर्म AgCl प्लस HNO3। ये जो प्रेसिपिटेट है वो स्टूडेंट इनसॉल्युबल होगा नाइट्रिक एसिड में, लेकिन सॉल्युबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH में। फिर ये क्या करेगा, एक क्लियर सॉल्यूशन बना लेगा, उसमें आप दोबारा से HNO3 मिलाओगे तो फिर से हमें AgCl मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, इतना नहीं लिखोगे आप, सिर्फ इतना लिख दोगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है और न्यू है, a greenish yellow gas chlorine is liberated when concentrated hydrochloric acid is heated with oxidizing agent like manganese dioxide। ये हमने रिएक्शन में पढ़ा था कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कि MnO2 ऑक्सीजन 2 है, डबल आप ले लीजिए 4HCl, है ना, MnCl2 बनाएगा प्लस हाफ, यानी कि 4 के हाफ 2H2O प्लस क्लोरीन बनाएगा, है
है ना? ये जो क्लोरीन गैस होती है स्टूडेंट, इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो गैस। तो अगर ये एक पॉइंट अगर आ जाए कि एक्स कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HCl रिएक्शन के साथ रिएक्ट करने पर एक सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और एक वाई ग्रीनिश येलो गैस देता है, तो ये आइडेंटिफाई करें आप ये वाई गैस कौन सी है। तो आपको ये नहीं जानना अरे ये तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्क से लग रहा है जो कि सर ने करवाया नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं, ये जो प्रैक्टिकल वर्क से नहीं है, ये यहाँ पर आपका मेंशन है ग्रीनिश येलो गैस जो है वो क्लोरीन है, लिबरेट होती है ना? और इसका टेस्ट क्या है, ये जो गैस है ये टर्न्स करती है मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक कलर में, है ना? सो नेम द आइडेंटिफाई और राइट द गैस व्हिच टर्न्स द मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। तो आपको